भव्यात्माओं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं गोमटसार जीवकान ग्रंथ राज का काय महामार्गना के अंतर्गत निगोदिया जीव के बारे में हम परिचय कर ले रहे हैं, जिसमें निगोदिया जीवों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, बैच बाय बैच कैसे आते हैं, इसकी चर्चा हम लोगों ने की है। इसके ऊपर कुछ जिज्ञासाएं प्रकट हुई है। एक दो स्वाध्याय ने मरण के बारे में, ये निगोदिया जीवों का जो मरण होता है उसके बारे में पूछा है। और एक जिज्ञासा जो है वो जो कल चित्र दिखाया गया था उसकी अपेक्षा से है। तो पहले हम उस चित्र की अपेक्षा से पहले वाली जो जिज्ञासा है उसको उससे शुरुआत करते हैं। आपको मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है कि बड़े बहुत सारे लोगों का ध्यान इस तरफ ना गया हो, और जब जाएगा तो ये प्रश्न मन में आ सकता है। और अच्छा है कि किसी स्वाध्याय ने पहले पूछ लिया। देखो प्रश्न क्या है, आपको यहाँ पर तीन ब्लॉक्स दिख रहे हैं ना, उसमें अनंत अनंत की बैचेस आ रही है। तो पहला ब्लॉक और दूसरे ब्लॉक के बीच में जो अंतर है वो ज्यादा दिख रहा है, और दूसरे और तीसरे ब्लॉक के बीच में अंतर कम दिख रहा है सब लोगों को। हाँ, ये ऐसा नहीं कि जगह कम, जगह थी कम ज्यादा थी इसलिए इस प्रकार से निकाला है। ये बिल्कुल इसी प्रकार से दिखाया गया है कि एक जगह पर ज्यादा समय दिखाया है, एक जगह पर कम समय दिखाया है। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों। तो ये वहीं पर लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा क्या लिखा है। ये जो अंतर पड़ता है, ये अंतर फिक्स नहीं है, ये अंतर एक रेंज का दिया गया है। कम से कम एक समय, ज्यादा से ज्यादा आवली का असंख्यातवा भाग प्रमाण। मतलब मान लीजिए उदाहरण के लिए, पहले ब्लॉक के बाद में जो दूसरा ब्लॉक आ रहा है, ये जो दो ब्लॉक्स है इसके बीच में जो अंतर आ गया, दो निरंतर उत्पत्ति के बीच में जो पहला अंतर आ गया, मान लो वो 1000 समयों का था। कितना? 1000 समयों का। एक समय से ज्यादा है और आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण से कम है, तो 1000 आ गया। और दूसरे और तीसरे ब्लॉक के बीच में जो अंतर आ रहा है वो मान लीजिए 50 समय का है। क्यों? क्योंकि वहां पर भी कम से कम एक समय, ज्यादा से ज्यादा आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण कुछ भी संख्या हो सकती है। क्यों? और ये कब तक होगी, ये अंतर कब तक होगा? जब तक अगली बैच उत्पन्न ना होवे। अब अगली बैच कितने बजे उत्पन्न होगी, ये किसी के हाथ में है क्या? नहीं है। वहां पर योनिभूतता बनी हुई है, जीवों के जन्म का समय हो गया है, वो वहां पर आ जाएंगे। अंतर कितना पढ़ना चाहिए? कम से कम एक समय का तो पढ़ना ही चाहिए। तो एक समय के ऊपर वाला अंतर हो सकता है, तो बाद में एक जगह पर, जैसा भी उदाहरण में ले लिया 1000 समय, दूसरी जगह पर 50-500 समय, इस प्रकार से लेंगे तो आपको अलग अलग दिखेगा। बात समझ में आ रही है सबको? क्लियर हो रहा है? चलिए अब थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। ये पहला प्रश्न था। अब दूसरा प्रश्न जो है वो इन जीवों के मरण के बारे में है। पूछा गया कि अरविंद जी जुड़ चुके कि नहीं जुड़ चुके, क्योंकि प्रश्न उनका है। हाँ अरविंद जी, अच्छा है, अच्छा है, आप अनम्यूट कर रहा हूं मैं, आप ही का प्रश्न है ये। तो अरविंद जी ने पूछा कि भाई, ये जो पहला समय, दूसरा समय, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये समय वाले जो आप लोगों ने दिखाए, एक साथ जन्म लेते हैं, एक साथ मरण करते हैं, तो क्या पहले समय में आए हुए जीव की तुलना में सातवें समय में आए हुए जीव की आयु कम होगी क्या? अरविंद जी यही प्रश्न था ना? यस सर। सबको प्रश्न समझ में आ गया? चित्र में अगर आपको चाहिए तो थोड़ा सा पीछे भी चले जाते हैं हम लोग, क्योंकि और एक चित्र दिखाया गया था आपको, ये वाला दिख रहा है। इसमें देखो प्रथम समय, द्वितीय समय ये दिखाए है। तो पहले समय में जो जीव उत्पन्न हुआ है और सातवें समय में जो जीव उत्पन्न हो गया, बीच में 6 समय निकल गए कि नहीं गए? तो अगर एक साथ वर्ण को प्राप्त होना है, तो अगर पहला जीव 500 समय की आयु लेकर के आया है, तो सातवें समय में उत्पन्न हुआ जीव क्या उससे 6 समय कम वाली आयु लेकर के आता है? मतलब 494 समय की आयु लेकर के आता है? ऐसा अरविंद जी का प्रश्न है। ठीक है, अब आपको समझना है आयु की बंध, आयु कितनी बांध करके आना है, ये तो जीव के परिणाम है, उसके ऊपर से हो जाएगा। हाँ या ना?
हाँ, तो यहां पर एक ही चीज बनती है कि एक एक समय में जो जीव, अनंत जीवों की जो बैच आएगी, उन जीवों की आयु समान होगी। मतलब ऐसे अनंत जीव, उदाहरण के लिए लेते हैं, ऐसे अनंत जीव जिन्होंने 500 समय की आयु बांधी है, अनंत जीव है जिन्होंने 500 समय, हर एक ने 500 500 500 समय की आयु बांधी है, सबकी आयु समान। तो ऐसे अनंत जीव पहले समय में आ गए। उदाहरण को ठीक से समझना, ऐसे अनंत जीव 500 समय की आयु के साथ में पहले समय में आ गए। अब दूसरे समय में जो जीव आएंगे, भले वो संख्या में कम है, इसका अर्थ ये नहीं कि उनकी आयु कम होगी। वो 1000 समय के बाद 1000 समय की आयु लेकर के आ सकते हैं अरविंद जी, दूसरे समय में, क्योंकि आयु कुछ भी हो सकती है, कम ज्यादा कुछ भी हो सकती है। नियम क्या होगा, उस बैच में आने वाले जितने भी अनंत है उनकी आयु समान होगी। मतलब दूसरे समय में जो अनंत जीव आए, भले वो पहले की संख्या की अपेक्षा से असंख्यात गुना कम है, अनंत है, किंतु सबकी आयु 1000 समय है। पहले की 500 समय, दूसरे की 1000 समय। तीसरे समय में जो जीव आ गए, उनकी आयु है, जितने भी अनंत आए सबकी आयु 498 समय है। ध्यान से सुनना, पहले वाले की 500, दूसरे वाले की 1000, तीसरे वाले की 498। ठीक है, इतना उदाहरण ले लेते हैं। अब क्या होगा, या फिर मान लीजिए और चौथे वाले की ले लो। चौथे समय में जो आ गए वो 1 लाख समय वाले आ गए, सभी के सभी 1 लाख समय वाले आ गए। अब क्या होगा कि जब पहले समय में आए हुए जीवों की आयु तो शुरुआत हो गई, वहां से जब 500 समय गिनेंगे तब क्या होगा, तब वो जो 500 समय पूर्ण हो जाएंगे, तब द्वितीय समय में आए हुए अनंत जीव जो है उनके 499 समय हो जाएंगे, किंतु उनकी आयु तो 1000 समय की है, तो उनमें से कुछ नहीं मरेगा। पहले बैच की जो अनंत मरने वाले हैं 500 समय के बाद में, वो तो मरेंगे ही मरेंगे एक साथ अनंत, क्योंकि सबकी आयु 500 समय है, 500 समय पूर्ण हो गए। किंतु दूसरे समय में जितने जो जन्म लिए हैं उनके अब, क्योंकि वो एक समय लेट आए थे, तो उनके अब 499 समय ही हो गए हैं। वो तो मरेंगे नहीं, अभी तक उनके पास काफी समय है, 1000 समय के बाद मरेंगे। किंतु जो तीसरे समय में जो आए थे, वो पहले की अपेक्षा 2 समय लेट आए थे, और उनकी आयु 2 समय कम थी, किसकी अपेक्षा से, पहले वालों की अपेक्षा से। इनकी 498 समय की थी। मतलब तीसरे समय में आए हुए अनंत जीव, उनके 498 समय की आयु जब पूर्ण होती है, तब तो पहले समय वालों की 500 समय की आयु उसी समय पूर्ण हो रही है। तो मरेंगे कौन साथ में, पहली समय के अनंत बैच वाले और तीसरे समय में आए हुए अनंत बैच वाले एक साथ मरण को प्राप्त होंगे। 2 बैचेस एक साथ निकल जाएगी, अनंत अनंत जीव मर जाएंगे। इसी को कहा एक साथ अनंत अनंत जीव मर जाते हैं। क्या कहा, एक साथ अनंत अनंत जीव मर जाते। कैसे, बैच बाय बैच में जिनकी आयु समान है वो। अब चौथे समय में जो आए थे वो 1 लाख समय के साथ आए थे, उनके पास अभी काफी समय है। ऐसे आगे बढ़ते 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 जब 1000 समय पूर्ण हो जाएंगे, तब द्वितीय समय की जो बैच थी वो निकल जाएगी अपना मरण करके। जब 1 लाख समय पूर्ण हो जाएंगे, तब चौथे समय में वही बैच निकल जाएंगे। तो इसके बीच में आगे भी आई हुई जो बैचेस है, वो अपनी अपनी आयु के अनुसार मरेंगे। मतलब आप जन्म किस समय में लेते हो और कितनी आयु बांध करके आते हो, तो उस आयु की समाप्ति पर क्या और भी कितनी बैचेस की आयु खत्म हो गई है। अगर वो हो गई है, भले वो आगे जन्म में आए हैं या उनके पहले जन्म में आए हैं, तो वो सारे जीव जिनकी आयु एक साथ पूर्ण हो रही है, एक समय में पूर्ण हो रही है, भले उत्पत्ति आगे पीछे हुई हो और भले उनकी आयु कम ज्यादा हो, किंतु आयु की समाप्ति एक साथ हो रही है, तो अनंत जीव अलग अलग बैच के भी मरण को प्राप्त हो सकते हैं। बातें समझ में आ रही है। ये पहला उदाहरण हो गया। अब दूसरा, ये तो स्वकाल मरण की अपेक्षा से हो गया, और दूसरा है अकाल मरण की अपेक्षा। ये दुर्भाग्य जो आलू है, किसी असंयमी के हाथ में पहुंच जाए,
और उसको चिप्स खाने का मन हो गया। अब क्या हुआ? अब कौन कौन सी बैच में आया था, क्या हुआ था मालूम नहीं, किसकी आयु कितनी थी मालूम नहीं, एक साथ सभी बैच वाले उस आलू को तलते ही एक साथ जितनी बैचेस उसके अंदर आई है सारी की सारी मरण को प्राप्त होगी। जिनकी आयु पूर्ण हो रही थी उसी समय में, हो सकता है किसी की आयु उसी समय में पूर्ण होती हो स्वकाल की अपेक्षा, वो स्वकाल मरण को प्राप्त होंगे और बाकी के सभी अकाल मरण को प्राप्त होंगे। और इसके बाद में ना निगोद शरीर बचेगा, ना निगोदिया जीव बचेगा, क्योंकि उसके चिप्स बन गए, योनि भूतता वगैरह सब कुछ खत्म हो गया। ये दूसरा उदाहरण। तो ये समग्रता से हमको बताता है कि किस प्रकार से जीव जन्म लेते हैं, जिनका बखान कल कर दिया गया, और आज हमने आपको बताया कि इस प्रकार से ये मरण को प्राप्त होते हैं। सबके समझ में आ गई? अरविंद जी क्लियर हो गया? तो ये जैसे जैसे एक एक समय के बाद में आ गए, मतलब उसी प्रकार से बैच बाय बैच उठेंगे ऐसा नहीं है, अपनी अपनी आयु को पूर्ण करके जाएंगे। आचार्य भगवंत ने बड़े क्लैरिटी के साथ में इसको लिखा है, अपनी आयु को पूर्ण करके जाएंगे। और वो आयु जब पूर्ण होती है अलग, और वो आयु एक बैच की एक साथ होगी, क्यों? समान कर्मोदय है, मतलब उनकी बैच वाले सभी जाएंगे, उसमें से 4-5 पीछे रहेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है ना? चलिए, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गई बात? क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया। चलिए, क्योंकि ये विषय ज्यादातर ऐसी सूक्ष्मता के साथ में, उदाहरण के साथ में चर्चिला नहीं जाता है। हम लोग इतना ही जानते हैं, पीडीएफ में भी वही लिखा है, किताबों में वही लिखा है, एक साथ जन्म लेते हैं, एक साथ मरण करते हैं। पर अलग अलग समयों में जो जन्म लिए हैं और जिनकी आयु भी अलग अलग प्रकार से है, वो किस प्रकार से मरण को प्राप्त होते, इसका उजागर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अर्चना दीदी आपका प्रश्न, उसके बाद वीके जैन साहब, उसके बाद में हेमांगी दीदी। ये 3 प्रश्न लेकर के हम लोग आगे आज के स्वाध्याय की तरफ बढ़ेंगे, पर्याप्ति का विषय की तरफ बढ़ेंगे। भैया जी वंदना, सभी को जय जिनेन्द्र। भैया जी कल देश समय वांग और सर्व समय वांग वांग बताया था, वो समझ में नहीं आया मुझे। समवाय। समवाय, अच्छा समवाय, हाँ या समवाय। समवाय और एक देश का अर्थ होता है आधा अधूरा, अच्छा। और संपूर्ण सर्व का अर्थ होता है संपूर्ण। तो बद्धता के बारे में जब उन्होंने बताया कि बद्धता किस प्रकार से है, बंधता। बद्धता, बुद्धता। बद्धता अच्छा। और स्पृश्यता, ये दोनों चीजें आपको बताई। हाँ ये थोड़ा बता दीजिए फिर तो से। बद्धता जो है, एक ही शरीर में असंख्यात आत्म प्रदेश एक जीव के बद्ध हो जाते हैं। बद्ध मतलब उसमें सात हो जाते हैं। समाहित हो जाते हैं, बंद। आहित हो जाते हैं। ठीक है, एक जीव के अनंत हो जाएंगे, दूसरे जीव के वही जगह पर अनंत हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया? सर्व समवाय हो गया। उसी जगह पर अनंत 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 जीवों के असंख्यात 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 आत्म प्रदेश एक ही निगोद शरीर में समाहित होंगे। ये बद्धता किस प्रकार से होगी? सर्व समवाय की अपेक्षा से होगी। अच्छा। अब आती है एक सम स्पृश्यता। अब आती है स्पृश्यता। अब स्पृश्यता किसके बारे में कहेंगे? एक निगोद शरीर है, दूसरा निगोद शरीर है। अब ये निगोद शरीर बिल्कुल करके बैठे। थोड़ा बहुत स्पर्श किया हुआ है या पूरा का पूरा स्पर्श किया है? ये पूरा का पूरा स्पर्श हो गया। हम्म। ये एक समवाय हो गया, बाजू बाजू में थोड़ा सा स्पर्श हो गया, पूरा का पूरा स्पर्श नहीं हुआ। तो इस प्रकार से भी हो सकते हैं स्पर्श की अपेक्षा, और इस प्रकार से भी स्पर्श की अपेक्षा से हो सकते हैं। मतलब एक देश स्पर्श कर रहे हैं या संपूर्ण स्पर्श, सर्वदेश। ये एक विषय हो गया। और बद्धता की अपेक्षा से सर्व समन्वय होगा, क्योंकि सभी उसमें आ ही जाएंगे। आचार्य भगवत श्री विद्यानंद जी महाराज की जय। एक जय। सेकंड, आचार्य श्री को यहां से होस्टिंग दे रहा। हाँ आचार्य श्री। पंकज जी, नमोस्तु भगवान। महाराज जी। निगोदी जीवन का जो एक एक ग्रुप जो आप कह रहे हैं ना, हम्म। उसमें से मेरी एक जिज्ञासा है। मान लीजिए उसमें से कोई एक जीव विशेष है, निगोद पर्याय को छोड़ करके अन्य पर्याय को धारण करने के लिए निकल पड़ा। मान लीजिए वो पंचेंद्रिय भी हो सकते हैं अथवा अन्य। तो उस आत्मा के जो असंख्यात प्रदेश, एक आत्मा के प्रदेश पर जो अनंत नो वर्गनाएं और
उसी आत्म प्रदेश पर, एक एक प्रदेश पर जो अनंत अनंत ज्ञानावरणादि कर्म वर्गणाएं, ये सब उन अनंत अनंत निगूढ़ राशि में से स्वयं को अलग करके, पृथक करके, आत्म के प्रदेश भी पृथक होंगे असंख्यात, नौकर्म वर्गणाएं भी पृथक होगी और द्रव्य कर्म भी पृथक होगी। तो यह किस प्रकार संभव है, किस प्रकार यह घटित होता है? क्योंकि वह अनंत जीवन के असंख्यात असंख्यात प्रदेश और उनके भी अनंत अनंत नौकर्म, अनंत अनंत द्रव्य कर्म वगैरह है। उसमें से जीव स्वयं को पृथक अपने पूरा लवाजमा के साथ कैसे अलग होता है? बहुत सुंदर प्रश्न सूक्ष्मता से गुरुदेव आपने पूछा। देखिए, इस प्रकार से मेरा चिंतन जा रहा है, दो चीजों को अलग कर लेते हैं। पहले तो जितने भी कर्म आदि जो बात जिसको आपने लवाजमा कहा, कर्म और उसका जो है सारी चीजें हैं, वो तो उस आत्म प्रदेश के साथ में एक क्षेत्रावगाह संबंध को प्राप्त हुए हैं। भले वो एक पुद्गल है, एक जीव तत्व जीव द्रव्य है, एक पुद्गल द्रव्य है, किंतु दोनों भी एक दूसरे के साथ दूध पानी जैसा मिक्स होता है, वैसे ही वो एक क्षेत्रावगाह उनका संबंध है। तो इसीलिए जब आत्म प्रदेश जाएंगे, उसके साथ संबंधित जो कर्म वर्गणा है वो भी उनके साथ में चली जाएगी। एक बात। दूसरी बात, जब ये अनंत अनंत जीव एक ही निगोद शरीर में है और हर एक की असंख्यात असंख्यात आत्म प्रदेश भी क्यों ना हो, ये वर्णन करने की अपेक्षा से असंख्यात असंख्यात हम लोग कह रहे हैं, किंतु ये पृथक पृथक नहीं है, क्योंकि इसके अंदर से जीव जो है वो जीव एक ही है। एक निगोदिया का एक ही जीव है, और उस एक निगोदिया के जीव के अगर हम लोग देखेंगे तो असंख्यात लोग उसके आत्म प्रदेश है। अगर समझने के लिए, जैसे ये मेरा शरीर है, अब शरीर में कुछ आत्म प्रदेश आंखों में है, कुछ आत्म प्रदेश यहां पर गाल पर है, कुछ आत्म प्रदेश यहां पर ऊपर सर के अंदर है, और कुछ आत्म प्रदेश बिल्कुल अंदर कहीं तो कॉर्नर में है। अब ये निकल जाते वक्त, जब भी ये जीव मर जाएगा, ये जीव जब ये शरीर का मरण होगा और जब इसमें से निकल जाएगा, तो एक साथ जहां 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 उसके आत्म प्रदेश है, वो आत्म प्रदेश एक दूसरे को लग करके ही जो भी आकार बनाना है गत्यानुपूर्वी की अपेक्षा से, वो बन करके वो एक साथ, भले वो आत्म प्रदेश उसका कॉन्फ़िगरेशन जिस प्रकार से उसका स्वरूप है, उसको समझने के लिए हम लोग उसको आत्म प्रदेश कह रहे हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से वर्णन करते वक्त, अलग अलग तरीके से वर्णन करते वक्त, ये नयों की अपेक्षा से वर्णन करते वक्त हम उसको अलग अलग आत्म प्रदेशों में विभाजित कर रहे हैं, किंतु वो है तो एक ही जीव का भाग। मतलब जब भी निकलता है, जब भी आता है, जब भी गमन करता है, ये पूरा का पूरा सेट ही उसके साथ में जाएगा, भले ये दूसरे जीव के साथ में भी क्यों ना रह रहा हो। जैसे ये इस शरीर के साथ में भी एक क्षेत्रावगाह संबंध को प्राप्त हुआ है, किंतु जब ये शरीर को छोड़ने की जब बात आ जाएगी, तो उसमें से जीव द्रव्य जो है, वो जीव द्रव्य पूरा का पूरा अखंड जीव द्रव्य जो है, वो अखंड जीव द्रव्य, क्योंकि एक जीव द्रव्य अखंड है, और अखंड इस अपेक्षा से है कि वो एक है, इसलिए उसको अखंड कहा। और कॉन्फ़िगरेशन की अपेक्षा से देखा जाए तो उसके असंख्यात आत्म प्रदेश हो सकते हैं, इस अपेक्षा से वर्णन। तो ये नयों की अपेक्षा से जो वर्णन किया गया है, उसकी अपेक्षा से वो पृथक भी है और वो पृथक नहीं भी है। तो जब भी गमनागमन की बात आ जाएगी, सारे आत्म प्रदेश के साथ ही एक जीव जो है वो गमन करेगा, और इसके पीछे कारण उसकी गत्यानुपूर्वी नाम कर्म का जो उदय है, वो गत्यानुपूर्वी नाम कर्म का उदय। अच्छा, गत्यानुपूर्वी नाम कर्म का उदय किसका है? तो उस जीव का है, बाकी जीवों का अलग हो सकता है, इस जीव का है। और इस जीव का मतलब सभी आत्म प्रदेशों का है, क्योंकि वो जो नाम कर्म है, गत्यानुपूर्वी नाम कर्म, वो उन सभी आत्म प्रदेशों में, उस असंख्यात आत्म प्रदेश जो एक जीव से संबंधित है, उनके साथ में लगा हुआ है। तो वो सारे नाम कर्म के परमाणु या अष्ट कर्म के परमाणु और वो जीव असंख्यात वाला, ये एक सेट पूरा उसमें से बिल्कुल अलग होकर के निकल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। एक जीव के असंख्यात प्रदेश और उसके संबंधित द्रव्य कर्म, नो कर्म तो अलग होंगे, क्योंकि अल्पकाल के लिए उनका एक तरह से संश्लेष संबंध है, कर्मों का और आत्म प्रदेशों का, नो कर्म वर्गणय और आत्म प्रदेशों का एक तरह से संश्लेष संबंध जैसा है। लेकिन अन्य अन्य जो निगोदी जीव है, एक शरीर में अनंत अनंत जो निगोदी जीव रहते हैं, उनकी अपेक्षा मैंने पूछा था। वो भी आचार्य भगवान, वो भी तो पृथक पृथक है, भले वो एक क्षेत्रावकाह क्यों न रहे, वो आकाश प्रदेश की अपेक्षा से एक क्षेत्रावकाह हो सकते हैं,
एक जगह पर एक निगोज शरीर में रह सकते हैं, किंतु एक जीव द्रव्य के आत्म प्रदेश दूसरे जीव द्रव्य के आत्म प्रदेश के साथ में अवगाहन तो एक दूसरे के साथ में रह सकते हैं, किंतु मिक्स नहीं हो सकते हैं। ये बात महत्वपूर्ण है। और इसीलिए क्योंकि वो मिक्स नहीं हो सकते हैं, जब एक जीव निकल जाएगा तो उसके साथ में उसके सारे आत्म प्रदेश उसमें बिल्कुल बढ़िया से उसमें से क्लियर होकर के निकल जाएंगे। मैं इसलिए पूछा था कि ये द्रव्य कर्म हो नो कर्म हो, आखिर है तो ये पौद्गलिक वर्गना है, पौद्गलिक पिंड ही है, और उसमें स्पर्श गुण है। तो स्पर्श गुण में स्निग्धता रुक्षता गुण है। तो अपने जो द्रव्य कर्म और नो कर्म है, वो अन्य आत्मा के द्रव्य कर्म नो कर्म से प्रभावित होकर के अपने अस्तित्व और उसके अस्तित्व को एक रूप क्यों कर नहीं सकते? क्योंकि जाति तो पुद्गल की एक जैसे, चाहे द्रव्य कर्म हो चाहे नो कर्म हो। हाँ देखिए, क्योंकि यहाँ पर नो कर्म अगर देखेंगे तो सभी अनंत जीवों का, अनंत जीवों का नो कर्म एक ही है। क्योंकि जो निगोज शरीर है जिसमें अलग अलग प्रकार के अनंत जीव आए हैं, उनका पृथक पृथक शरीर तो है ही नहीं है, तो सबके नो कर्म एक ही है। और आचार्य भगवान ने इस प्रकार से भी आगम में लिखा है, गोमट सार जी में लिखा है कि जब योग की अपेक्षा से जब वो नो कर्म वर्गणाएं खींचते हैं, जैसे कल उन्होंने कहा था पुद्गल पिंड, ग्रहित पुद्गल पिंड, तो ये ग्रहित पुद्गल पिंड जो एक जीव खींच रहा है उसका फायदा, मतलब वो जो नो कर्म आ रही वर्गणा आ रही है, वो नो कर्म वर्गणा सभी जीवों के लिए उपयुक्त हो रही है और बाकी की अपेक्षा से उस फिर बचे हुए को हो रही है। इसका मतलब क्या है कि अनंत जीव अपनी पर्याप्ति के द्वारा जब नो कर्मों को खींच रहे हैं, तो नो कर्मों को खींचने के बाद भी, क्योंकि अनंत जीवों के अपने अपने योग स्थान है, योग स्थान की अपेक्षा से तो अलग है, किंतु योग स्थान का जो कार्य देखा जाएगा, जो नो कर्म को खींचना जो है, वो नो कर्म को खींच करके जो शरीर बनेगा वो सभी के लिए एक समान बनेगा। मतलब सभी जीवों ने खींची हुई नो कर्म वर्गणा एक ही साथ बनेगी और एक जगह रहेगी। तो अनंत जीवों के लिए नो कर्म वर्गणा तो एक ही है, और जब वहां से उसको जाना है तो उन नो कर्म वर्गणाओं को छोड़ करके जाना है। और उस किसको लेके जाना है? जो चीजों का सिर्फ जो उन्हीं दो चीजों का हर एक जीव का अलग अलग संबंध होगा, मतलब वो अपने आत्म प्रदेश और अपने कर्म प्रदेश, मतलब अपनी अपनी कार्बन वर्गणाएं और अपने अपने आत्म प्रदेश, ये दो ही चीजों का एक सेट बनेगा। ऐसे अनंत सेट एक जगह पर रह रहे हैं, भले एक जगह पर रह रहे, भले एक प्रदेश के ऊपर रह रहे हैं, फिर वो अलग अलग है। जैसे एक उदाहरण के लिए, जब केवली भगवान समुद्घात कर रहे हैं तो हमारे आत्म प्रदेश जिस आकाश के प्रदेश के ऊपर है, उन्हीं आकाश प्रदेश के ऊपर केवली भगवान के भी तो आत्म प्रदेश आ जाएंगे। तो केवली भगवान के आत्म प्रदेश और हमारे आत्म प्रदेश एक विवक्षित आकाश के प्रदेश के ऊपर भले ही एक प्रदेश के ऊपर है, किंतु वो केवली भगवान के आत्म प्रदेश है, मेरे अपने प्रदेश है। समय पूर्ण होते ही कपाट प्रतर पूर्ण, वो जैसे ही सिमट जाएगा उनके प्रदेश निकल जाएंगे। उनके प्रदेश मेरे प्रदेशों में से कोई एक प्रदेश को भी लेके नहीं जाएंगे, ना ही मेरी कार्बन वर्गना को लेके जाएंगे, ना ही मेरी नौकर्म वर्गना को लेके जाएंगे, क्योंकि उनका संबंध अपना अपना है, मेरा संबंध मेरा मेरा है। तो ये जो व्यवस्था है, हर एक द्रव्य की जो व्यवस्था है, भले वो एक ही जाति के द्रव्य क्यों ना हो, किंतु दोनों ही द्रव्य अलग है, दोनों अखंड है, दोनों अलग है। जी ठीक है। चलिए, बड़ी सूक्ष्मता है, और ये आचार्य महाराज का सानिध्य ही है कि जो ऐसी चीजों के ऊपर हमको चिंतन प्रदान कर रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। विके जैन साहब बोलिए। हाँ, हो गया। आचार्य भगवान को नमस्कार और भैया जी को वंदना। अच्छा, पहला तो ये तो गुरुदेव ने जो प्रश्न पूछा उसमें बड़ी जोरदार चिंतन शैली बनी, आनंद आ गया। और मेरा प्रश्न ये था कि सर, ये जैसे अनंत गुणाहीन शब्द है ना, इसको अपन असंख्यात्मा, सॉरी, जैसे एक समय में जितने अनंत आए उसमें जीव, और दूसरे समय में उसमें असंख्यात गुणाहीन आए, तो असंख्यात गुणाहीन शब्द की जगह असंख्यात्मा भाग शब्द काम में ले सकते हैं क्या? नहीं। अच्छा, नहीं, इसको जैसे उन्होंने रखा है असंख्य, क्योंकि असंख्यात्मा भाग जी, मतलब क्या करना पड़ेगा? अनंत के असंख्यात टुकड़े करने पड़ेंगे और उसमें से एक टुकड़ा आ जाएगा जी, पर असंख्यात गुना, मतलब जो अनंत है उसका असंख्यात निकालना पड़ेगा और फिर उसको वहां पे रखना पड़ेगा। मतलब तो आप
हाँ, इस प्रकार से भी गणित के आधार पर शायद इस प्रकार से भी बन जाएगा कि अनंत डिवाइडेड बाय असंख्यात, हाँ हाँ क्योंकि असंख्यात गुना हीन, हीन का मतलब वहां पर माइनस किया है, तो माइनस से आपको देखना पड़ेगा। जैसे वो विशेष क्रम में हमने देखा था ना 64 अवगाहना यंत्र की अपेक्षा से, तो उसमें जैसे देखा था वैसे यहाँ पर देखना पड़ेगा कि असंख्यात गुनाहीन मतलब कैसे होगा। जैसे मान लो संख्यात गुनाहीन है तो 100 है और संख्यात गुनाहीन करना है 100 में से, तो संख्यात गुना मतलब 5 संख्यात होता है, तो 5 गुना हीन करना है। तो 5 गुना हीन किसमें से निकालोगे आप? 100 में से निकालेंगे, तो 100 माइनस असंख्यात गुना जी। गुना किसको? मतलब अनंत का असंख्यातवां भाग। हाँ, क्योंकि आचार्य भगवत ने और टीका में सभी जगह पर उन्होंने यही शब्द रखा है, असंख्यात गुनाहीन, असंख्यात गुनाहीन, असंख्यात गुनाहीन आ रहे हैं। मतलब सही है। इसमें एक तुलना भी हो रही है जी जी समय में और दूसरे समय में जो आने वाले हैं। तो पहले जी समय में कितने कम आ गए, तो और दूसरे समय में कितने कम आए, तीसरे समय में कितने कम आए, तो दूसरे समय में पहले में जितने आए कितने कम हुए हैं उनसे असंख्यात गुना कम हो गए। तीसरे में कितने कम हो गए, तो दूसरे में जितने कम हो गए थे उसके असंख्यात गुना। जी में तो मान लो 100 आ गए, अब जी 90 आ गए, ठीक है, तो 10 कम आ गए थे। और तीसरे में कितने आएंगे, तो 10 के असंख्यात गुना कम आएंगे, मतलब 10 के 20 कर लो, असंख्यात शब्द को यहाँ पर 2 अगर हम लोग मान लेंगे तो 10 से 2, मतलब पहले में 10 कम हुए, दूसरे में 20 कम हो गए, तो दूसरे में 80। इस प्रकार से भी उसको कम करते जाते हैं, हम तुलनात्मक देख सकते हैं उसको। तो इसको असंख्यातवां भाग कहें तो भी तो ये रिजल्ट ही आएगा। जैसे असंख्यात नहीं, वो तो अपेक्षा बदल रही सर। हाँ असंख्यात किसका? हाँ, पर आचार्य ने जो शब्द काम लिया है अपन को वही लेना चाहिए। जी ठीक है, समझ में आ रही है बात? एक आप असंख्यात गुनाहीन जो कह रहे हो जी मूल संख्या के साथ में, और दूसरा जो है वो कितने कम हो गए, उस कम को असंख्यात 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 तुलना उसकी कम करके कम कर रहे हैं। नहीं तो अनंत को असंख्यात से गुना करके क्या हो जाएगा, वो तो बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। वो तो बढ़ जाएंगे ना, कम तो नहीं। हाँ इस प्रकार से समझ सकते हो उसको। हाँ, सही बात है सही। और दूसरा प्रश्न ये था कि जैसे आम का पेड़ है, तो ये तो अपेक्षा अपेक्षा के अपेक्षा से हो जाएगा। हाँ बोलिए। जैसे आम का पेड़ है हम्म, तो पूरे पेड़ में एक प्रत्येक जीव है या अलग अलग प्रत्येक जीव है? एक ही प्रत्येक जीव है। अच्छा, तो उसमें से आम अलग हो गया, वो अलग हो गया, फिर उसमें प्रत्येक जीव नहीं रहा नहीं, या आप? पेड़ पर है वो उसी जीव का अंग उपांग है, उसके अंदर भी उसी जीव के आत्म प्रदेश है। और उससे अलग होने के बाद में फिर वो अलग अलग। होने के बाद में वो पुद्गल बन गया, अंदर पुद्गल बन गया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। पुद्गल बन गया, उसके हम्म, आगे से क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये आगे की बात है, वो स्वयं पुद्गल बन गया। सही बात है। और कल जो नीरज जी अरविंद जी साहब ने बताया था ना, सौंठ का और उसका हल्दी का, तो हम्म, मैंने भी बचपन में गुरुमुख से सुना था कि ये आलू वगैरह को किसी प्रक्रिया के तहत ही कर पाएंगे। यदि प्रक्रिया न की जाए तो वह तो सड़ जाएगा, उसमें 10 जीव पैदा हो जाएंगे। और सौंठ और हल्दी इन काष्ठादि की भी कहा, मतलब बचपन में गुरुमुख से सुना था, मैंने वो निवेदन कर रहा हूँ। तो ये इन्हें मतलब धूप में रखें या न रखें, ये तो स्वयं ही कास्ट में परिवर्तित हो जाएंगे, इसलिए देखिए बहुत बढ़िया कि तो ये प्रक्रिया की अपेक्षा से आप अलग अलग कितना भी वर्णन कर लो, इसका जो आचार्य भगवत ने कल बताया, द्रव्य हिंसा, हिंसा, उसके जो 9 कर्म है, इसकी हाँ अगर आप देखोगे, और लोलुपता, इन सब की अपेक्षा से आप देखोगे जी ये क्योंकि उसके पीछे की मंशा क्या, क्यों सुखाना चाहोगे, तो ये सब भी चीजें हो जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। गुरुदेव का तो आशीर्वाद जोरदार मिलता है ये सब। चलिए, हेमा दीदी पूछिए। नमस्ते आचार्य श्री वंदना भैया। भैया जो निगोदिया शरीर में जो जीवों की बैच आती है वो धीरे 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 कम हो जाती है और एक समय में वो योनिभूत नहीं रहता है, वो जो निगोदिया शरीर है वो, तो उसके बाह्य स्वरूप में कुछ परिवर्तन आता है कि हम जान सके कि अभी ये योनिभूत है कि नहीं? बाह्य में कुछ परिवर्तन आता है उसके शरीर में? देखो, ये जो हमारे सामने जो चीजें हैं, जो वो अभी वो शरीर जो है वो पुद्गल है, और पुद्गल की पर्याय बदलती रहेगी।
और वो पुद्गल की पर्याय द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से भी बदलती होगी, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि वो पुद्गल उसी क्षेत्र में रहे, अगर वो दूसरे क्षेत्र में चला जाए या फिर काल बदल जाए, है तो उसी क्षेत्र में किंतु ऋतु आदि बदल जाए, तो इन सबकी अपेक्षा से देखा जाए। कल भी किसी ने तो ये प्रश्न एक पॉइंट रखा था कि हल्दी अगर सूख भी जावे तो भी उसके आश्रय से जीव आते, क्यों आते? अगर वो गीली हो जाए, अगर उसमें थोड़ी सी आर्द्रता आ जाए। मतलब ये निगोद शरीर की अपेक्षा से जब हम वर्णन करते हैं तो वहां पर पुद्गल की अपेक्षा से वर्णन आएगा, और पुद्गल जो है वो अपने अपनी पर्याय पूर्ण गलन तो उसमें होता रहेगा, और अपनी अपनी पर्याय द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से वो पर्याय बदलता रहेगा। तो ये इन सब की अपेक्षा से अगर वर्णन देखेंगे तो आप बिल्कुल उसमें फर्क तो होगा ही होगा। जैसे अदरक सूख जाती है, सिकुड़ जाती है, उसका ऊपर का जो कवर है, उसका जो वर्ण आदि है, उसकी गंध आदि है, इनमें भी फर्क आता है। तो पुद्गल की अपेक्षा पर्याय बदलने के बाद में जो जो फर्क होते हैं वो फर्क आपको अगर दृष्टिगोचर हो सकते हैं तो दृष्टिगोचर होंगे। कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि वो दृष्टिगोचर ना हो, क्योंकि कोई कोई स्कंद ऐसे है जो चाक्षुष नहीं है, मतलब आंखों से नहीं दिख रहे हैं, पर वो बादल निगोदिया के वहां आश्रय बने हुए हैं। तो इस तरीके से अगर और देखो सारी की सारी बादल निगोदिया जो है वो वनस्पति के आश्रय चले जाए, ऐसा तो है ही नहीं है। जैसे हमारे आपके शरीर के ऊपर जो बादल निगोदिया आ रहे हैं, है ना, तो वो कैसे हमको कुछ पता, इतना ही कह सकते भाई पसीना आया पसीना सूख गया, इतना ही कह सकते थे। तो जो पसीने के ऊपर पनप रहे थे अब पसीना सूखने के बाद मर गए, इतना कह सकते हैं। क्योंकि वहां भी वो जो आर्द्रता है वो आर्द्रता योनिभूतता की अपेक्षा से वहां पर बनी है। आर्द्रता पसीने की निकल गई, योनिभूतता खत्म हो गई, इस अपेक्षा से भी इसको ले सकते हैं। उदाहरण की अपेक्षा से मैंने लिया क्योंकि आचार्य भगवान आगे कहते हैं जब स्कंदों की चर्चा चलेगी कि जल स्थल और वायु इन तीन की अपेक्षा से ये बादल निगोदिया पनप सकते हैं। सूक्ष्म निगोदिया को तो किसी के आधार की जरूरत नहीं है ना, पर बादल निगोदिया की अपेक्षा से उन्होंने कहा जल स्थल और वायु इन तीन की अपेक्षा से ये पनप सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से इसका वर्णन हो जाएगा। बट अभी आपके प्रश्न का उत्तर तो यूं ही है कि बिल्कुल पर्याय अगर दृष्टिगोचर हो सकती है तो आपको समझ सकती है, अपने ज्ञान का विषय बनती है, तो हम लोग उसको पकड़ पाएंगे। उदाहरण जो है वो अदरक का ले सकते हैं। और भैया जो 608 जीव निकल कर बाहर आते हैं वो ये सब में से ही आते हैं, जैसे आलू में से है या जमीकंद में से है? सब जगह पूरे 3 लोगों में, 3 लोगों में? अच्छा, पूरे 3 लोगों में जहां जहां निगोदिया है हाँ वो निगोद की पर्याय को छोड़ करके, नित्य निगोद की पर्याय को छोड़ करके, क्योंकि ये शब्द वर्णन जो है वो नित्य निगोद की अपेक्षा से है। कि निगोद की अपेक्षा से अगर हम देखेंगे तो निगोद की पर्याय को छोड़ करके 608 जीव जो है वो बाहर आ जाएंगे, मतलब निगोद की पर्याय को छोड़ेंगे, इतना है। जी जी। और बनना भी मतलब अब देखो कितने रहते हैं, उन सब में मिलकर के 608 ही आएंगे, जी जी। सारे आएंगे। हाँ वनिता दीदी। नमस्ते आचार्य श्री वंदना भैया जी। भैया जी आपने बताया कि एक बैच के समय मतलब 1000 समय की जो बैच है उसमें अनंत जीव बंधे, फिर अगले समय 500 समय की बैच बंधी, तो क्या जो 500 समय की बैच में बनने वाले जीवों की सभी की अगली आयु समान बनती या मनुष्य या तिर्यंच जो बनते हैं वो? ये जरूरी नहीं है कि समान ही बंधे, क्योंकि अभी समान कर्मोदय की वजह से उन्होंने ये पर्याय पाई है। अब यहां से आगे क्योंकि हर एक जीव है, हर एक जीव के अपने अपने योग स्थान है, हर एक जीव का अपना अपना लेशा प्रकरण है, किंतु आयु की अपेक्षा, क्योंकि चूंकि आयु समान है तो उनको अपकर्ष काल जो है वो अपकर्ष काल समान मिलते जाएंगे। इस बात की तरफ ध्यान रखना, आयु कर्म की अपेक्षा से जब बंद होगा तब जरूरी नहीं है कि वो जो वहां से निकला हुआ सारी की सारी बैच फिर से निगोदिया बन जाए। उसमें से हो सकता है कि कोई जीव पृथ्वी का ही बन जाए, उसमें से हो सकता है कि कोई जीव कहीं और चला जाए। लेकिन भैया जी उस भाव में तो वो साथ में ही है सब कुछ, जो उनके सब कर्म समान ही बन रहे हैं। समान कर्म के उदय की अपेक्षा वो यहां पर इस पर्याय में है, कर्म को भोगते वक्त एक जैसा ही कर्म भोगे ये जरूरी नहीं है। भैया जी वो कैसे कर्म भोगते होंगे उनके पास? तो अब देखो ये जितनी जितनी अपना बुद्धि का विषय संक्लेश परिणाम की अपेक्षा से आचार्य भगवान ने वर्णन किया, नहीं तो उत्तर क्या है, 608 जीव यहां से निगोद से बाहर निकल रहे। अब 608 एक बैच की भी अगर आप 608 कहोगे या अलग अलग बैचेस के 608 कहो या अलग अलग निगोद शरीर के 608 कहो तो भी एक बैच में तो अनंत आते हैं।
तो अनंत का कर्मोदय समान चल रहा है। फिर भी अगर एक बैच के अगर 608 भी अगर मान लिया जाए उदाहरण के लिए, तो एक अनंत में से 608 ने उनका कर्म संक्लेश परिणाम मंद हो गए, तभी तो उसमें इस प्रकार की आयु बांध करके वो वहां से निकल गए। ये यही सिद्ध करता है कि अलग अलग जीवों के अलग अलग परिणाम होकर के वो अपने अपने परिणामों की अपेक्षा से आयु बांध सकते हैं। हाँ, ज्यादातर प्रधान ये सूक्ष्मता से वर्णन हो गया। अपवादात्मक भी कहने के लिए इस प्रकार से दिखेगी, तो प्रधानता से क्या होगा, चूंकि वो एक ही प्रकार के शरीर में है, एक ही प्रकार की वहां पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव बाह्य निमित्त मिल रहे हैं, तो आंतरिक निमित्त की अपेक्षा, संक्लेश परिणामों की अपेक्षा ज्यादातर जीव एक ही प्रकार की आयु पाएंगे। ये प्रधान वर्णन, किंतु ये नियम नहीं होगा, एकांत नहीं होगा। भैया ये इतर निगोदिया कहेंगे या नित्य निगोदिया कहेंगे, ये जीव जो अपन जो चर्चा चल रही है वो? देखो, ये तो सब ये सामान्यता से निगोद की चर्चा चल रही है। ये सारा जन्म लेने का, मरण करने का, ये साधारण सामान्यता से निगोद अभेद। एक आलू में और अदरक में पाई जाने वाली चीज। सुनो, ये बादर को भी लगेगा, ये सूक्ष्म निगोदिया को भी लगेगा, ये पर्याप्तक निगोदिया को भी लगेगा, अपर्याप्तक निगोदिया को भी लगेगा। क्योंकि अपर्याप्तक पर्याप्तक वाले एक जीव में, एक शरीर में नहीं आते हैं, उनकी अपनी शरीर है, इनका अपना शरीर है, तो बिल्कुल अलग अलग है सब। ये जो अदरक और आलू वाले जीव है वो क्या इतर निगोदिया या नित्य निगोदिया उनको बोलेंगे? तो उस जीव के ऊपर डिपेंडेंट है। अब जो जीव अनादिकाल से अभी तक निगोद की पर्याय में ही उत्पन्न हो रहा है, आलू तो उसको एक शरीर प्रदान हो रहा है। हो सकता है पहले वो अदरक के शरीर में थे, अब वो अदरक के शरीर से निकल करके, अब मान लो उदाहरण के लिए ले रहा हूं मैं, आलू की पर्याय में आ गए। वो आलू की पर्याय में आए, बट अब तक उन्होंने अनादिकाल से निगोद पर्याय से निकले ही नहीं है, तो तब भी नित्य निगोदिया थे, अभी भी नित्य निगोदिया है। भैया फिर वो कलकला पृथ्वी में जो निगोदिया जीव होते हैं उनको नित्य निगोदिया बोलते हैं क्या? देखो, नित्य निगोदिया का ऐसा वर्णन, ऐसी व्याख्या आचार्य भगवान ने नहीं करी है। आगे कुछ गाथा आने वाली है, इसी प्रकरण में आएगी, 2-3 गाथाओं के बाद आएगी, वहां पर नित्य निगोद और चतुर्गति निगोद का वर्णन आ जाए। ठीक है, एक क्षेत्र की अपेक्षा से कलकला भूमि में और कुछ दूसरा पाया नहीं जाता है, इसी अपेक्षा से कुछ कथन किया जाता है, और क्या सिर्फ वही जगह पर है उतने ही कहे जाएंगे, इस अपेक्षा से भी वर्णन है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद भैया। हाँ प्रमोद जी, अंतिम प्रश्न आपका। चलिए, मैं ये कह रहा था, इसका मतलब ये इतर निगोद की जो जीव है वो संसार राशि में ही माने जाते हैं ना, इसका मतलब तो यही माना जाएगा। देखो, आगे इसका भी संख्या की अपेक्षा से जब वर्णन आएगा तो किस प्रकार से लेंगे, वो संख्या के वर्णन में हम लोग देखेंगे। वहां पर अलग अलग तरीके से उन्होंने बात बताई है, त्रस राशि की संख्या किस प्रकार से निकाली है, निगोदिया जीवों की संख्या किस प्रकार से निकाली है। वो तो ठीक है, वनस्पति निगोदिया जीव राशि की जब उन्होंने संख्या निकाली है आचार्य भगवान ने, आगे 205-206 नंबर की गाथा में आएगा, उन्होंने संपूर्ण जीव राशि, उसमें से त्रस राशि को कम करो, उसमें से पहले स्थावर की 4 राशि को कम करो, उसके बाद प्रत्येक वनस्पति की राशि को कम करो, बची हुई जो है वो साधारण वनस्पति की राशि, इस प्रकार से वर्णन कर दिया। उसमें पर्याप्तक भी आए, अपर्याप्तक भी आए, बादल भी आए, सूक्ष्म भी आए, सारे आए। मेरा मतलब खाली यही है कि जैसे 608 जीव जो निकलते हैं नित्य निगोद से, वो जब सिद्ध 608 जीव सिद्ध बनते हैं, उनकी जगह 608 यहाँ से निकलते हैं। तो ये संख्या समानता है, ये संख्या समानता है कि संसार राशि 608 जीव सिद्ध बन गए, तो संसार राशि से निकल, उनका ही मतलब जनरल तो ये कहा जाता है कि संसार में राशि बराबर रहती है, संसार मतलब जीव राशि का। संसार राशि तो निगोद भी तो संसार राशि में ही है। नहीं, लेकिन वो व्यवहार राशि में नहीं है, मेरा मतलब व्यवहार राशि। देखो, ये अलग अलग तरीके से, फिर से मैं वही कहूंगा, कथन करने की पद्धतियां है, आप किस प्रकार से कथन कर रहे हो, ये इधर से किस प्रकार से कथन कर रहे हैं। मेरे लिए सभी संसार राशि है, फिर संसार राशि में से फिर और अलग अलग प्रकार करेंगे तो फिर अलग प्रकार से वर्णन हो जाए, फिर त्रस स्थावर की अपेक्षा से करोगे तो अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब चलते हैं पर्याप्ति के वर्णन की तरफ। आप सब लोगों ने, जितने लोगों ने हाथ ऊपर किए थे, सबके प्रश्न के उत्तर हो चुके हैं। ठीक है, चलिए, अब चलते हैं आगे। अब यहां से एक प्रश्न आता है कि भाई ठीक है, सबकी अपनी अपनी आयु है, उत्पत्ति का क्रम भी बना हुआ है और मरण का भी क्रम बना हुआ है, किंतु आचार्य भगवान ने एक वाक्य ऐसा कह दिया था कि इन जीवों की समानता, साधारणता की अपेक्षा से जब वर्णन आया तो सब लोगों को याद आ रही कि नहीं गाथा?
चलो गाथा में फिर से आपको दिखा दूं कि किसके अपेक्षा से वर्णन मैं कर रहा हूं। साहारण महारो साहारण मान पान गहनम च, ये गाथा क्रमांक 192 है। फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं यहां से। 192। देखो दिख रही है आपको 192 नंबर गाथा। सबसे ऊपर जो है उसका सिर्फ पहला चरण दिखना है। पहला चरण क्या लिखा है आचार्य भगवान ने? साहारणम महारो साहारणम आन पान गहनम च, ये पर्याप्ति की अपेक्षा से वर्णन यहां हो रहा है। क्या कह रहे हैं? आहार एक साथ करेंगे। सहारण का अर्थ क्या किया था? साधारण नाम कर्म की उदय से एक साथ ये सारी चीजें होना। तो आचार्य भगवान कहते कि एक साथ आहार करते हैं, और साहारणम आन पान गहनम च, श्वासोश्वास भी एक साथ ही कर रहे हैं। और च शब्द से मतलब आहार पर्याप्ति की बात करी, आन पान अर्थात श्वासोश्वास पर्याप्ति की बात करी, और च शब्द से इंद्रिय पर्याप्ति भी आ जाएगी और शरीर पर्याप्ति भी आ जाएगी। जो चार पर्याप्तियां इनके पास है। बची भाषा और मन। निगोदिया के पास भाषा होगी क्या? नहीं, एक इंद्रिय के पास भाषा नहीं है। और मन वो तो पंचेंद्रिय को मिलता है, मतलब वो दोनों की पर्याप्ति की यहां पर चर्चा ही नहीं है। जिनके मन में होगा कि भैया होती तो पर्याप्तियां छह है, आप चारों 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 पर्याप्तियां क्यों कह रहे हैं, तो एक केंद्रीय निगोदिया जीव की चर्चा चल रही है, उसकी चार ही पर्याप्तियां होगी। ठीक है, तो आचार्य भगवान ने ये जो 192 नंबर की गाथा में जो लिखा है कि इनकी एक साथ सारी ये क्रियाएं होती है। कौन सी क्रियाएं? आहार मतलब नो कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करना, उसको, अच्छा मैं तो भूल गया, आहार पर्याप्ति में क्या करते हैं? आहार पर्याप्ति में करते क्या है? फटाफट हाथ ऊपर करना है जिनको याद आ रहा है। देखो मैंने हाथ ऊपर किया क्या नहीं किया, मुझे याद ही नहीं आ रहा। आहार पर्याप्ति में होता क्या है? सुनीता बज दीजिए फर्स्ट हैंड। चलिए। नमोस्तु महाराज जी, वंदना भैया जी। नौ कर्म वर्गनाएं ग्रहण करते हैं। बस इतना ही काम है। अ, नौ कर्म वर्गनाएं और कोई? आपने आधा सत्य बता दिया दीदी। और प्रमोद जी? नौकर वर्गणाओं को खींचकर उसको कन्वर्ट करते हैं, क्या नाम, सॉलिड और उसमें लिक्विड। बहुत बढ़िया। फल भाग और रस भाग में उनको रूपांतरित करना, या सॉलिड और लिक्विड में उनको कन्वर्ट करना। ठीक है दीदी, याद रहेगा। चलिए बहुत। तो ये आहार पर्याप्ति का ये भाग है। और फिर ये जो खल और रस भाग जो बने हुए हैं, उनसे इंद्रियों की रचना करना, उनसे शरीर की रचना करना, श्वासोश्वास आदि की चीजें आगे चल करके करना। तो ये जो चारों पर्याप्तियां है, ये किस प्रकार से एक साथ कैसे पूरी होगी? अब आचार्य भगवान ने तो कहा है कि एक साथ पूरी होती है, पर मेरा मन समझने को तैयार नहीं है। समझने को मतलब अंदर नहीं उतर रहा ये। आ गया सबमिट से तो मैंने ले लिया। क्यों? क्योंकि पहले समय में एक बैच आ रही है, दूसरे समय में दूसरी, तीसरे में तीसरी, चौथे में चौथी, पांचवे में पांचवी। इसके बाद में कुछ बैचेस के बाद में अंतर भी आने वाला है। अंतर के बाद में फिर से निरंतर जीव पैदा हो जाएंगे। तो पहले ब्लॉक के जीव, दूसरे ब्लॉक के जीव, कितना कितना समय के बाद में जो जीव आते हैं, उन सबकी एक साथ पर्याप्ति कैसे होगी? बात समझ में आ रही है? क्योंकि देखो पर्याप्ति पहले समय से शुरू हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जैसे ही जीव वहां पर आ गया योनिभूत शरीर में, तो पहली बैच आ जाएगी, तो क्या वो बोलेगी रुको आगे आने वाले हैं, तीसरी बैच आएगी, चौथी बैच आएगी, तो फिर हम साथ जाएंगे? ऐसा बोलते हैं क्या? आप लोग ऐसा करते कि नहीं करते हो? देखो शादी ब्याह में जाते हैं, बारात जब जाती है, आजकल क्या है, बड़ी बड़ी बसें नहीं जाती है, छोटी छोटी कारें, एसयूवी 5-10 गाड़ियां जाती है, बारात गाड़ियां जाती है। अब सारी गाड़ियां एक साथ नहीं पहुंचती है। अब मान लो एक गाड़ी आगे पहुंच गई। अब एक गाड़ी आगे पहुंच गई तो उनका स्वागत करके अंदर लेते क्या उनको? वो तो गाड़ी से भी उतर के वो थोड़ा सा रुक जाते, रुको दूसरी गाड़ी आ रही है, दूसरी गाड़ी आ रही है।
फिर दूसरी गाड़ी पहुंचती है, फिर तीसरी पहुंचती है। जब सारे आते हैं तब इकट्ठा सब नीचे उतरते, फिर उनका स्वागत होकर के। क्यों चेतन जी, ठीक है ना? ऐसा तो होता है। तो अगर ऐसी बात है तो हम लोगों को तो आदत है कि सब इकट्ठा। तो ये पहली बैच जो आ गई पहले समय में, वो तो एक सेकंड के लिए भी रुकेंगे नहीं, एक समय के लिए भी रुकेंगे नहीं, अपनी पर्याप्ति शुरू कर देंगे। दूसरे समय वाले वो अपने अपने हिसाब से आते ही शुरू करेंगे पर्याप्ति, क्योंकि प्रत्येक जीव की पर्याप्ति है। आएंगे अनंत बैच में, तो क्या अनंत को मिलकर के एक ही पर्याप्ति होगी क्या? सोचने वाली बात है कि नहीं? ये देखो, आचार्य भगवान ने लिखे तो 4 शब्द है, कितने सारे प्रश्न उठ गए। क्यों उठ गए? चिंतन किया इसलिए उठ गए। अगर इतना ही रट करके आगे चले गए तो निगोदिया जीवों की चारों पर्याप्तियां एक साथ पूर्ण होती है। चलो आगे, काय मार्गणा पूर्ण हो गई। बोलो, सोचने वाली बात है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है, समझने वाली बात है। और इसीलिए तो इस बार विशेष स्वाध्याय चल रहा है। अगली बार फिर से जब चौथी बार गोमट सर होगा तो और कुछ और अंदर घुस जाएंगे। क्यों अरविंद जी? बिल्कुल है। समझ में आ रही बातें कि ये प्रश्न मन में इस प्रकार से उठ रहे हैं कि भैया पहली बैच में जो आए वो अपनी पर्याप्ति शुरू करेंगे, दूसरे वाले आएंगे अपने अपने हिसाब से शुरू करेंगे, तीसरा चौथा, फिर उसके बाद में गैप आएगी, फिर दूसरी बैच आना चालू हो जाएगी, वो निरंतर चलेगी। तो क्या, और ये कभी कभी तो आपने कहा था भैया काय स्थिति है। कौन सी काय स्थिति? असंख्यात, कोड़ा कोड़ी, सागर तक वो निगोद शरीर बना रहता है, उसमें बैचेस आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है। तो क्या इनकी पर्याप्ति, अरे पर्याप्ति तो अंतर मुहूर्त में पूर्ण होती है। ये और एक चीज निकल के आ गई। क्यों दीपा दीदी? पर्याप्ति तो अंतर मुहूर्त काल में खत्म होती है, तो पहली बैच जब आ गई उसके बाद में अंतर मुहूर्त के काल के बाद में तो पहले बैच वाले उनकी तो पर्याप्ति पूर्ण होनी ही होनी है। और एक अंतर मुहूर्त के बाद में उस शरीर में जितने आएंगे, क्या वो पर्याप्ति नहीं करेंगे? क्यों प्रमोद जी? करेंगे, हर एक को तो करनी ही करनी है। तो फिर वो कैसे करेंगे? हेमा की दीदी कह रही है अपने अपने बैच के हिसाब से करेंगे, पर आचार्य भगवान ने ऐसा नहीं कहा दीदी कि बैच के हिसाब से करेंगे। उन्होंने तो बोला एक साथ पूर्ण होती है। अब वो एक साथ पूर्ण कैसे होती है, इसी के ऊपर पहले हमने भूमिका इसलिए बनाई ताकि आपको प्रश्न समझ में आए। और प्रश्न समझ में आएंगे तो अब उसका उत्तर मिले बिना हम लोग चुप रहेंगे क्या? शांतता नहीं मिलेगी। तो इसलिए अब उसके उत्तर ढूंढते हैं। आचार्य भगवान ने दिए हुए हैं, हमको कोई विशेष कष्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उत्तर दिए हुए, उसको समझने की जरूरत थी, समझ लिया है, अब चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए एक चित्र की तरफ चलते हैं। उसके लिए आप सब लोगों ने एक चित्र तो देख लिया था, मैं फिर से यहां से आपको स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये वाली स्क्रीन तो सबने देख ली थी कि भैया कैसे कैसे आते हैं। अब इसके आगे चल करके हमने और एक स्क्रीन देखी थी, ये वाली, है ना? सारे प्रश्न तो हमने अभी इसी के ऊपर लगाए। तो हमको समझना है कि आचार्य, एक बात तो पक्की है कि पर्याप्तियां जो है अंतर मुहूर्त में पूर्ण होती है, मतलब निर्वृत्त पर्याप्त काल किसी भी जीव का इस तीनों लोकों में कोई भी संसारी जीव है वो कहीं भी जन्म लेवे, अंतर मुहूर्त में उसकी पर्याप्ति पूर्ण होनी ही होनी है। पर्याप्त जीव है, उसकी चर्चा चल रही है। तो यहां पर जब काय स्थिति, निगोद शरीर की काय स्थिति अंतर मुहूर्त से ज्यादा बनी है। अदरक अंतर मुहूर्त से ज्यादा रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। आलू अंतर मुहूर्त से ज्यादा क्यों, कल्पना दीदी, रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। कल्पना दीदी बोलेगी हमें नहीं मालूम, हम नहीं खाते। पर देखा तो होगा कहीं, तो कोई मार्केट में जाते हो तो देखे तो है कि भैया मार्केट घूम करके आने के लिए आधा 1 घंटा लग गया, 1 घंटा लग गया। जैसे अदरक दिख रहा था ऐसे ही अदरक दिख रहा है वो सब्जी वाली के पास। मतलब काय स्थिति बनी हुई है, अंतर्मुहूर्त से ज्यादा समय हो चुका है। इसका मतलब है कि इस गाथा का अर्थ अलग तरीके से लेने की जरूरत है। कैसे, देख लेते हैं। इसीलिए अगला एक चित्र हमने और एक बनाया है, सुधारित आवृत्ति में आपको मिल जाएगा, और वो है ये। इसको मेरे साथ पढ़ लो, समझ लो पहले, जो लोग
चित्र बनाने में लगते हो, मत बनाओ, आपको ये मिल जाएगा चित्र, ठीक है, समझ लो पहले इसको। हमने यहां पर सारी सारी बैचेस को नहीं लिया है, क्यों? क्योंकि ये पर्याप्ति की अपेक्षा से वर्णन चल रहा है। वहां पर काय स्थिति भव स्थिति की अपेक्षा से वर्णन हुआ, यहां पर पर्याप्ति की अपेक्षा से वर्णन चल रहा है। तो हम एक चीज को समझ लेते हैं, पर्याप्ति पूर्ण कर जब तक नहीं होती है तब तक उसे क्या कहते हैं? समय को निर्वृत्त पर्याप्त कहते हैं, हाँ या ना? तो निर्वृत्त पर्याप्त का अर्थ होता है पर्याप्ति पूरी करने का समय। और हमने पर्याप्ति प्ररूपना में यह भी देखा है कि प्रत्येक जीव का पर्याप्ति पूर्ण करने का समय कम ज्यादा हो सकता है, हाँ या ना? बोलो। अब मान लो, और हमने ये भी देखा था, अगर देवगति से कोई मनुष्य में आ रहा है और नरक गति से अगर कोई मनुष्य में आ रहा है तो भी पर्याप्ति काल में फर्क पड़ता है। निगोदिया में कहां से जीव आ रहा है? निगोदिया में कहां से जीव आ रहा है? हो सकता है निगोद पर्याय से ही आ रहा हो सकता है बाकी के विकलत्रय आदि पंचेंद्रिय आदि पर्याय से आता हो। जहां जहां से आना शक्य है वहां से जितने साधारण का बंद कर दिया, निगोद बन गया, वो वहां चला जाएगा। देव जाएंगे क्या? देव निगोद पर्याय में पहले दो स्वर्ग के देव नहीं जाएंगे। देव सूक्ष्म पर्याय में नहीं जाते, ये हमको मालूम है। निगोद पर्याय में जा सकते हैं क्या? कोई हाँ कह रहा है, कोई ना कह रहा है। भाई समझ लो, देव साधारण पर्याय को प्राप्त नहीं होते। जैसे देव तिर्यंज गति में भी अगर जाए, स्थावर में भी जाए, अग्निकायिक नहीं होते हैं, वैसे ही वो वनस्पति तो हो सकते हैं किंतु प्रत्येक वनस्पति होंगे, साधारण वनस्पति नहीं होंगे, और ना ही स्थावर किसी सूक्ष्म पर्याय को प्राप्त करेंगे, ठीक है? हाँ, थोड़ी सी पुरानी वाली बातें याद रखना, ऐसी जगह पर वो उपयोग होती है। तो यहां पर जब हम ये चिंतन कर रहे हैं कि वो अलग अलग पर्याय से आ सकता है, तब वहां फिल्टर लगा देना, हाँ वो देवगति से तो नहीं आएंगे, नरक से तो नहीं आएंगे, ठीक है? तो जहां से भी आएंगे पर्याप्ति तो, मूल मुद्दा यही है, पर्याप्ति तो कम ज्यादा होगी कि नहीं होगी? समय निर्वृत्त पर्याप्त समय तो कम ज्यादा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब यहां पर क्या है, जब निर्वृत्त पर्याप्तक समय कम ज्यादा होता है तो दो शब्द यहां पर आ जाते हैं, एक जघन्य निर्वृत्त पर्याप्तक काल और एक उत्कृष्ट अर्थात अधिकतम निर्वृत्त पर्याप्तक काल। मतलब ऐसे जीव, पूरे संसार के तीनों कालों के जीवों को, संसारी जीवों को ले लो, जो पर्याप्तियां जिनको निवृत्त पर्याप्त काल होता है, इनमें से सबसे जो जघन्य है, आचार्य भगवान ने बता दिया है, ये जघन्य निर्वृत्त पर्याप्त काल है। और सबसे ज्यादा जहां पर निवृत्त पर्याप्त का समय लगता है उसको कह दिया ये अधिकतम या उत्कृष्ट निर्वृत्त पर्याप्त काल है। यहां तक की बातें सबको समझ में आ गई? मतलब एक होता है जघन्य, एक होता है अधिकतम या उत्कृष्ट, ठीक है? अब चर्चा करते हैं पहली बैच की। चित्र में सबसे नीचे लेफ्ट साइड में देखना, पहली बैच को, वहां पर प्रथम बैच लिखा है, ठीक है? ये पहली बैच, ये पहली बैच जिस समय में जन्म लेगी वहां से पर्याप्ति शुरू करेगी, नहीं करेगी? करेगी। तो आप सबसे राइट में चले जाइए, एक काला बांध दिखा है, देखो, ये समय की अपेक्षा से है। जो खड़ा वर्टिकल डायरेक्शन है, ये जो दिशा है ऊपर की, ये समय की दिशा है, ठीक है? ये ग्राफ जब निकालते हैं, मैप जब निकालते हैं, तो एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। सब लोगों को याद है कि नहीं याद है? श अक्ष और य अक्ष, अगर किसी को मैप्स याद आ रहे तो, आलेख याद आ रहे तो है। तो देखिए, प्रथम बैच उत्पन्न हो गई, तो प्रथम बैच को उत्पन्न होने के बाद में प्रथम बैच को ज्यादा से ज्यादा अपनी पर्याप्तियां पूर्ण करने के लिए कितना समय लगेगा? उसे अधिकतम निर्वृत्त पर्याप्तक, ऐसा उदाहरण ले रहे हैं भैया, ज्यादा से ज्यादा गंगवाल जी ध्यान से सुनो, अधिकतम जितना समय लगेगा, हमने जाकर के वहां पर लिमिट लगा दिया, सीलिंग लगा दी। क्यों? क्योंकि उतने समय में पहली बैच वाले नियम से पर्याप्ति पूर्ण करेंगे।
और हमको ऐसे जीव निकालने हैं जो एक साथ पर्याप्ति पूर्ण करेंगे। यहां तक क्लियर है निशा दीदी? निशा दीदी क्लियर है क्या? चलिए, इतनी तो बात है ना कि पहली बैच ज्यादा से ज्यादा कितना समय लगा सकती है, वहां पर जाकर के हमने सीलिंग लगा दी। अब पहली बैच आ गई, दूसरी बैच आ गई, तीसरी बैच आ गई, चौथी बैच आ गई। हर कोई आ रहा है और अपनी अपनी पर्याप्तियां शुरू कर रहा है। पहले समय में पहले बैच की पर्याप्ति शुरू हो गई, अनंत जीवों की एक साथ शुरू हो गई। इसलिए आचार्य भगवान ने क्या लिखा? एक साथ पर्याप्ति शुरू करते हैं। हाँ, अनंत जीवों की पहले बैच की पहले समय में पर्याप्तियां शुरू हो गई। अब उसकी आहार पर्याप्ति शुरू होगी, उसके बाद शरीर पर्याप्ति शुरू होगी, उसके बाद इंद्रिय और श्वासोश्वास पर्याप्ति शुरू होगी। क्योंकि हमने पर्याप्ति प्ररूपता में क्या देखा था? ये शुरुआत किस प्रकार से होती है और वो खत्म किस प्रकार से होते हैं। तो जिस प्रकार से उसको ये सब चीजें यहां पर याद करना, ठीक है? तो चारों की चारों शुरू हो गई। अब दूसरा समय आ गया, दूसरे समय में आए हुए अनंत बैच जो है उनकी पर्याप्तियां शुरू हो गई। तीसरे समय में तीसरे बैच की शुरू हो गई, चौथे समय में चौथे वाले की शुरू हो गई। ऐसा करते 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 पहला ब्लॉक पूरा हो गया। क्यों? क्योंकि अंतर आ गया। पहला ब्लॉक कब पूर्ण होता है? ज्यादा से ज्यादा कितनी बैच आ सकती है? आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण तक ही आ सकती है। उसके बाद में नियम से अंतर पड़ेगा ही पड़ेगा। ये हमने कल देखा था, अंतर भी पड़ा। अंतर कितना पड़ता है? एक समय का कम से कम, ज्यादा से ज्यादा आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण। वो अंतर भी पूरा हो गया, दूसरा ब्लॉक शुरू हो गया। जीव आ रहे आ रहे आ रहे, अपनी पर्याप्तियां शुरू कर रहे, जीव आ रहे, अपनी पर्याप्तियां शुरू हो रहे। अब क्या हो गया? श बैच तक आ गए। क्या हुआ? श बैच तक आ गए। और श बैच आते आते, श बैच सबको दिख रही है, दूसरे ब्लॉक के अंतर्गत दिखाई गई है। वो श बैच जो है वो आते आते पहली बैच में आए हुए जीवों का जो अधिकतम निर्वृत्त पर्याप्त काल था, उसमें से इतना ही काल बच गया जितना काल ये अभी अभी आई हुई क्ष बैच जो है उसको कम से कम निवृत्त पर्याप्तियां पूरी करने के लिए लग जाएगा। क्योंकि ऐसा जब तक नहीं होगा तब तक पहली बैच और क्ष बैच, इन दोनों की पर्याप्तियां एक साथ पूरी नहीं होगी। ये बात समझ में आ रही है? देखो, उदाहरण से समझाता हूं। पर्याप्ति पूर्ण करने के लिए 100 समय लगते हैं, अधिक से अधिक। कितने लगते हैं? अधिक से अधिक 100 समय लगते हैं। और कम से कम कितने समय लगते हैं पर्याप्ति किसी भी जीव को पूर्ण करने के लिए? 10 समय लगते हैं, उदाहरण के लिए। तो पहली बैच आ गई, वहां से 100 समय की काउंटिंग चालू हो गई। क्योंकि 100 समय में नियम से पहली बैच अपनी पर्याप्ति पूर्ण करेगी। अब यहां से काउंटिंग शुरू हो गई, यहां पर बैच बाय बैच, बैच बाय बैच, बैच बाय बैच आती रही आती रही आती रही आती रही। अब किसी भी बैच को अपनी पर्याप्तियां पूर्ण करने के लिए कम से कम 10 समय तो लगने वाले ही है। ये जघन्य निरुक्त पर्याप्त काल है। तो हुआ क्या? 90 समय के बाद, जैसे ही 90 समय पूर्ण हो गए, वहां पर क्ष बैच आ गई, उसने जन्म ले लिया। अब क्ष बैच को पहली वाली बैच के साथ में अगर पर्याप्ति पूर्ण करनी है तो कम से कम कितना समय लगने वाला है? निर्वृत्त पर्याप्त के लिए 10 समय लगने वाले हैं। और उतने ही 10 समय बच गए हैं किसमें? पहली बैच की पर्याप्तियां पूर्ण होने में। तो वो 100 समय पूर्ण होने तक और उसमें से 10 समय का काल बच गया जो जघन्य निवृत्त पर्याप्त का काल है। अब एक्स के बाद में ये जो क्ष बैच है उसके बाद भी बैचेस आती जाएंगी, क्योंकि वो तो प्रति समय आने वाली है, उसको कौन रोकने वाला है? वो आएगी, उसके बाद अंतर पड़ेगा, सब कुछ होगा। किंतु
एक साथ पर्याप्तियां कितने बैचेस की होगी? पहली बैच से लेकर के क्ष बैच तक की सारी बैचेस जो है, इतनी ही बैचेस की पर्याप्तियां एक साथ पूर्ण होगी, क्योंकि वो अधिकतम निर्वृत्त पर्याप्त काल में उतनी ही बैठ पाती है। और वो भी कब? जब क्ष बैच, जिसको हमने लास्ट में इनके साथ में लिया है, वो लास्ट इसलिए गिना गया क्योंकि वो जघन्य पर्याप्त निर्वृत्त पर्याप्त काल में अपनी पर्याप्तियां पूर्ण करेगी। आ रही है बात समझ में? तो 100 समय में पहली बैच को 100 समय लगने वाले हैं, और क्ष बैच को जघन्य में करने की वो उसकी पात्रता है, तो वो 10 समय में करेंगे। तो इसका मतलब है 90 समय के बाद में हमको इस पूरी प्रक्रिया में और कोई बैच हमको लेनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि 91वीं बैच जो यहां पर आएगी 91 समय की, उसको कम से कम 10 समय लगने वाले हैं। मतलब उसकी पर्याप्ति 101 पर पूरी होगी, और पहले की पर्याप्ति 100 पर पूरी होकर के खत्म हो रही है। मतलब एक साथ जिन जीवों की पर्याप्ति पूर्ण हो सकती है, ऐसे जीव कहां तक उत्पन्न हो सकते हैं? जब तक जघन्य निर्वृत्त पर्याप्त काल बच नहीं जाता। जिन्होंने जिन्होंने बिल्कुल उपयोग लगा करके सुना, उनको समझ में आराम से आएगा, क्योंकि इतना अलग अलग तरीके से बताया। ठीक है, अब देखो हमने क्या क्या लिखा है यहां पर, चित्र की तरफ देखना। अभी सबसे पहली बैच आ रही है, वो तो बैचेस आती जाएगी, वो तो ड्राइंग आपको पता है, पहले ब्लॉक का, दूसरे ब्लॉक का, और दूसरा ब्लॉक जो है उसमें और भी बैचेस आ सकती है, किंतु हमने क्ष बैच तक की रोक दिया। क्यों? पहली बैच को अब सबसे राइट में चले जाओ, जहां पर काले में लिखा हुआ, क्या लिखा है? प्रथम बैच को पर्याप्ति पूर्ण करने के लिए लगने वाला काल कितना है? अधिकतम निर्वृत्त पर्याप्त काल लगता है। क्यों हमने अधिकतम क्यों लिया? आप बोलोगे अधिकतम क्यों? पहली वाली बैच भी तो जघन्य में पूर्ण कर सकती है। हाँ, वो जघन्य में पूर्ण कर सकती है, किंतु हमें ज्यादा से ज्यादा जीवों का उदाहरण लेना है कि ज्यादा से ज्यादा कितनी बैचेस एक साथ पर्याप्ति पूर्ण कर सकते हैं। क्योंकि हम अधिकतम वाली निकाल रहे हैं, इसलिए पहली बैच को अधिकतम वाला समय लगाना जरूरी है। तो पहली बैच अधिकतम समय लगाएगी, उसमें से जघन्य निवृत्ति पर्याप्त काल ऊपर रखा है, लाल अक्षरों में लिखा है, नीले बाण से दिखाया है, और बाजू में क्या लिखा है? क्ष बैच को चारों पर्याप्ति पूर्ण करने के लिए लगने वाला न्यूनतम कम से कम समय। अब बच गया, वो जब बचता है उसके आगे की बैचेस की गिनती हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके आगे की बैचेस जो है वो इस पर्याप्ति पूर्ण करने के काल के आगे चली जाएगी, और वो एक साथ पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर पाएगी। और इसीलिए लिखा, इतने काल तक उत्पन्न होने वाले निगोदिया जीवों की चारों पर्याप्तियां एक साथ पूर्ण होती है। अतः क्ष बैच प्रथम बैच के साथ पर्याप्ति पूर्ण होने वाले, पर्याप्त पूर्ण करने वाले अनंत जीवों की अंतिम बैच होगी। भले जीव उत्पन्न होते जाए 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 जाए, किंतु एक साथ पर्याप्ति पूर्ण करने वाले उतने ही जीव है। इसके आगे क्या होगा? ये हमने प्रथम बैच की अपेक्षा से लगा दिया, और इनकी पर्याप्ति एक साथ पूर्ण हो गई। अब पर्याप्ति की अपेक्षा से जब हम देखते जाएंगे, क्योंकि दो प्रकार की उत्पत्ति है, एक निगोद शरीर के काय स्थिति की अपेक्षा से निगोदिया जीवों की उत्पत्ति कही है, जो अधिकतम असंख्यात कोड़ा कोड़ी सागर तक चलेगी, और पर्याप्ति की अपेक्षा से उत्पत्ति जब देखी जाएगी तो वो पर्याप्ति इस प्रकार से जघन्य निवृत्त पर्याप्त काल बचा रहने तक, प्रथम बैच से निवृत्त पर्याप्त काल जब तक बचा रहता है तब तक वो सारी बैचेस आती रहेगी, वो सब जीव एक साथ पर्याप्ति को पूर्ण करेंगे। इसका उदाहरण इस प्रकार से ले सकते हैं, एक कोई कॉलेज या स्कूल बना हुआ है, ठीक है, 50 वर्ष पहले बना हुआ है, तो आगे और 50 वर्ष तक चलेगा। 100 वर्ष की उसकी स्कूल की कैपेसिटी है रहने की, तो ये 100 वर्ष स्कूल की कैपेसिटी क्या कहलाएगी? उत्कृष्ट काय स्थिति। इसमें हर साल बैचेस आकर के पास होकर के निकल जा रही है, पास होकर के निकल जा रही है, पास होकर के निकल जा रही है, पास होकर के निकल जा रही है। ऐसे बहुत सारी बैचेस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। जो जीव वहां पर स्कूल कितना है? नर्सरी से लेकर के 10वीं तक है, नर्सरी से लेकर 10वीं तक है। तो एक साथ कौन से बैच वाले?
एक साथ पढ़ सकते हैं। जो पहली में कक्षा नर्सरी में जिन्होंने एडमिशन लिया है वो जब तक 10वीं कक्षा पास करके जब तक निकल नहीं जाते, तो उतने वर्षों का जो काल है, उतने वर्षों के काल में जितने बाकी के जीव वहां पर आते रहेंगे, बाकी के जीव एडमिशन लेते रहेंगे, बाकी के स्टूडेंट एडमिशन लेते रहेंगे, वो कहलाएंगे एक साथ इन्होंने पढ़ाई की है। मतलब वो बच्चा नर्सरी का जब 10वीं से बाहर निकल करके जाएगा तो बोलेगा कि मैं जब तक इस स्कूल में था तब तक ये सारे जो है ये हमारे साथ पढ़ते थे। उसमें से कोई 9वीं कक्षा में होगा, कोई 8वीं कक्षा का होगा, कोई नर्सरी का होगा, कोई 3री कक्षा का होगा, किंतु ये एक साथ पढ़ते वाले होंगे। आ रही बात समझ में? ये ज्यादा और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया मैंने उदाहरण देकर के, दोनों चीजें हो सकती है। चलिए बहुत बढ़िया, अब इसके ऊपर आपके प्रश्न लेते हैं ताकि चर्चा करने के बाद में और भी ये विषय सुलभ हो जाएगा। जिसके जिसके समझ में नहीं आया समझने का प्रयास करो, क्योंकि ये लगती तो सूक्ष्म बातें हैं किंतु समझने योग्य है, बिल्कुल समझने योग्य है। हाँ जी प्रमोद जी, उसके बाद ललिता दीदी, उसके बाद सुमन दीदी, उसके बाद हेमांग दीदी। इसका मतलब थोड़ा सा ये मान के चलें कि जो बाद में आ रहे हैं उनकी पर्याप्ति का समय धीरे धीरे कम होता जा रहा है, मतलब ये मानकर चलेंगे फिर। देखो क्या है, यहाँ पर ये उदाहरण की अपेक्षा से लिया है, उदाहरण के तौर पर सही ये जरूरी नहीं है कि वो पूरे कर ही पाएंगे। तो एक साथ कितने जीव एक साथ एक ही बैच पूरी करेंगे ऐसा नहीं है, एक साथ में अलग अलग जीव भी पर्याप्ति पूर्ण कर सकते हैं। और वो जितने जीव पूर्ण पर्याप्ति पूर्ण करेंगे वो अनंत रहेंगे। उसकी अपेक्षा से आचार्य भगवान कहते हैं अनंत जीव एक साथ जन्म लेते हैं, अनंत जीव एक साथ मरण करते हैं, अनंत जीव एक साथ पर्याप्ति पूर्ण करते हैं, एक साथ पर्याप्ति शुरू करते हैं। तो मतलब अलग अलग जीवों की अपेक्षा से है। मतलब यही समय हो गया पहले की सबसे हमने ज्यादा लेके चले, उत्कृष्ट लेके चले, धीरे धीरे वो कम होती चली जाएगी, तभी जा अंत में जाके सारे एक हो जाए। बिल्कुल ठीक, क्योंकि इसीलिए क्ष बैच को न्यूनतम समय में पूर्ण मान लिया, तब जाकर के वो सिद्ध हो जाए। बीच वालों को मीडियम मध्य हो गया, बस मध्य हो गए बीच में। बिल्कुल ठीक। चलिए दीदी। हाँ महाराज श्री नमोस्तु 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 भैया वंदना। वो यही चीज भैया कहने जा रही थी, अभी चर्चा आप लोग कर लिए, 1 से 100 समय आपने लिया और फिर 10 समय जगह ने लिया, तो ये तो ठीक है। पर 1 से 1 जो 100 समय पहले जिसने जन्म लिया है पर्याप्ति पूर्ण कर रहा है, कोई 99 समय में भी ले रहा है, कोई 98 समय प्रति समय जीव ले रहे हैं और प्रति समय पर्याप्ति को पूर्ण भी कर रहे हैं, ये भी तो चलेगा ना। किसी का 98 समय ये नाना जीवों की अपेक्षा से कथन हो जाएगा, ये नाना जीवों की अपेक्षा से कथन जैसे पहले भी है, ये भी नाना जीवों की अपेक्षा से हो जाएगा। क्योंकि जो बैचेस आ रही है, जैसे अभी प्रमोद जी को भी मैंने बताया कि वो सभी के सभी बैचेस कम समय में ही पर्याप्ति पूर्ण करने वाली होवे ही, ये जरूरी नहीं है, किंतु कोई हो सकती है। तो वो पहले वाले बैच, जिस बैच के साथ में आप तुलना कर रहे हो, उस बैच की पर्याप्ति पूर्ण होने तक जो जो बैचेस उसके अंदर पर्याप्ति को पूर्ण कर सकते हैं, क्षमता रखते हैं, वो सारे जीव, वो सारी बैचेस जो है, अलग अलग बैचेस जो है, उनके अनंत अनंत जीव एक साथ पर्याप्ति को पूर्ण करेंगे, ऐसा इसका अर्थ निकलता है। 100 समय के अंदर भी बहुत सारी बैचेज अनंत अनंत जीव पूरी करते चले जाएंगे, किंतु उनको यहां पर नहीं लिया गया है, क्योंकि यहां पर जो जीव एक साथ पूर्ण करते हैं, मतलब 100वें समय में जो जीव पूर्ण करेंगे उनकी चर्चा है। हो सकता है एक आध दूसरी बैच, जैसे आपने कहा 90वें समय में ही उसने पर्याप्ति पूर्ण कर ली, तो वो उनकी चर्चा यहां नहीं होगी, क्योंकि पहले वाले की अभी तक पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है। तो एक समय में जो सारी पर्याप्ति पूर्ण करने वाली बैचेस है, उन्हीं की अपेक्षा से वर्णन होगा कि ये जीवों की पर्याप्ति एक साथ पूर्ण हो गई। जैसे 90 समय में भैया किसी ने किया और कोई 20 समय बीतने के बाद 80 समय में किया, तो वो 90 और 80 वाला तो टैली कर गया ना, पहले कट गया। और 90 वाले की अपनी एक साथ वाले की कोई बैचेस होगी, 80 वाले की अपनी होने वाली कोई बैचेस होगी, इस प्रकार से भी हो सकता है। 90 और 80 वाला भी मिल सकता है ना। 10 समय के बाद मान लीजिए वो आता है, कोई और 10 समय के बाद आता तो 70 समय में करता, तो 90 वाले के साथ उसकी टैली हो गई। वो पहले वाले में नहीं आएगा ना, क्योंकि हम पहले वाले में नहीं आएगा, लगा रहे हैं, इन्हीं बैच को 100 समय लगा रहे हैं। मतलब पहली के साथ में तुलना किसकी होगी? जो जीव 100 समय में ही पूर्ण करने वाले हैं। पहले काउंटिंग टाइमर चालू हो गया, अब 100 पहले जीव की पर्याप्ति पूर्ण होने के समय, और कौन कौन जीव है जो वहां पर एक साथ पर्याप्ति पूर्ण करने वाले हैं, उनकी अपेक्षा से करते। जैसे हमने मरण के लिए भी लगाया था,
जन्म तो अलग अलग समयों में ले रहे हैं, हर एक की आयु अलग अलग लगी हुई है, अलग अलग बैच की, किंतु ये पर्टिकुलर विवक्षित समय है, उसमें अपनी आयु पूर्ण करके कौन जा रहा है, वो अलग अलग बैच के अनंत जीव होंगे। वैसे भी यहाँ पर एक विवक्षित समय में पर्याप्ति पूर्ण हो रही है, तो कौन कौन से बैचेस की पर्याप्ति पूर्ण हो रही है, ये बैचेस की पर्याप्ति पूर्ण हो रही है जिन्होंने आगे पीछे भी जन्म लिया होगा, ये पॉसिबल। ठीक है भैया, धन्यवाद भैया। सुमन सेठी दीदी। गुरुदेव नमोस्तु भैया जी, वंदना। भैया जी मेरा यही था कि जैसे पहला बैच जो आया उसने 100 समय लिया, तो जितने भी अनंत जीव आए उनकी पर्याप्ति पूर्ण होने में 100 समय ही लगेगा। फिर जो दूसरा बैच आया उसमें यदि 90 समय लिया तो उन्होंने 90 समय ही लगेगा दूसरे बैच को। तो 90 समय जो लगे, तो 90 समय में जिनकी पर्याप्ति पूर्ण हो गई उनको यूं तो नहीं कहेंगे कि उन्होंने पहले बैच के साथ में पर्याप्ति पूर्ण करी। अच्छा, क्योंकि वो तो पहले पूर्ण किया, तो एक साथ पर्याप्ति पहली बैच के साथ जब कहोगे तो पहली बैच की पर्याप्ति जब जिस समय में पूर्ण हो रही है, 100 हमने उदाहरण के लिए लिया, तो 100वें समय में जिसकी पर्याप्ति, जिन जिन बैचों की पर्याप्ति पूर्ण होती है, भला कोई 40 सेकंड लेवे, कोई 70 सेकंड लेवे, कोई 90 सेकंड लेवे, जो भी है, बट उस समय में जिनकी पर्याप्ति पूर्ण हो रही है वो अलग अलग बैच के अनंत अनंत जीव एक साथ पर्याप्ति पूर्ण करते हैं, ऐसा कहा जाता है। मतलब हर बैच के जीव जो रहते हैं वो उनका वो समय सबका एक जैसा रहता है? जरूरी नहीं, एक बैच के हाँ। उनका सबका समय रहेगा, उनका सबका एक समय रहे, वही हमने पूछा। बोले हैं तो मतलब सबसे लास्ट वाले बैच की पर्याप्ति पूर्ण करने में उनको तो सिर्फ 10 समय में उनकी पूरी पूर्ण हो गई। अगर उनकी पात्रता है, तो हमने यहाँ पर ऐसा लिया था कि उनकी पात्रता है, वो भी अगर नहीं है तो वो इस ग्रुप में नहीं आएंगे, वो इस ग्रुप में नहीं आएंगे, बस इतनी। तो भैया जी फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि इन्होंने जिस प्रकार से जन्म लिया उसी प्रकार से पूरे के पूरे बैच का भी एक समान मरण होगा फिर? नहीं, जरूरी नहीं है। अभी उदाहरण हमने दिया ना, पहली बैच जो आई है वो 500 समय का आयु लेकर के आई है, दूसरे वाली आई है वो 1000 समय की आयु लेकर के आई है, तो वो दोनों बैच एक साथ कैसे मरण को प्राप्त होगी? अकाल मरण की अपेक्षा छोड़ दो, स्वकाल की अपेक्षा से। और तीसरे समय में जो आई है वो 498 लेकर के आई है, और वो 2 समय पहले वाले की अपेक्षा लेट आई है, तो पहले वाले के 500 समय जब पूर्ण होते हैं, तीसरे वाले समय के तीसरी बैच के 498 समय उसी समय पूर्ण होते हैं, वो एक साथ मरण को प्राप्त करेंगे। तो एक साथ मरण को अनंत अनंत जीव मरण को प्राप्त हुए, किंतु उसमें से पहले बैच के भी थे और तीसरे बैच के भी थे। तो इसमें भी मतलब अकाल मरण हुआ? इसमें अकाल मरण भी होगा। अभी शुरुआत में आप थे कि नहीं थे आज की क्लास पे? नहीं, शुरू में नहीं थी मैं। आज का वीडियो जरूर सुनना, क्योंकि शुरुआत में प्रश्न पे काफी अच्छी चर्चा हुई है। ठीक है भैया, प्रश्न आप पूछ रहे हो उसकी चर्चा उसमें जरूर हुई है, ठीक है? चलिए, हाँ निशा दीदी, चलिए समय हमारे पास कम है। पहला प्रश्न था भैया जी, जैसे मरण पहले बैच का हुआ 500 आपने समय बताया, और तीसरे का बताया 498, लेकिन ऐसा 498 उसकी आयु ऐसा जरूरी है कि वो पहले के साथ तीसरे का ऐसा जरूरी तो नहीं है? या तो आप उदाहरण की अपेक्षा से चलो, या तो नियम, जरूरी का मतलब होता है नियम, है ना? तो आपको अलग अलग बैचेस दिखाने के लिए अंक संदृष्टि के द्वारा, गणित के द्वारा हमने इतनी आयु रखी, इतनी आयु एक ग्रुप में डाल दिया, आयु पूर्ण करने वाले एक ग्रुप में उदाहरण के लिए डाल दिया, ठीक है? तो पहला 500 समय का आ जाएगा और तीसरा जो है वो 498 समय का आ जाएगा। ऐसा क्यों किया हमने उदाहरण? क्योंकि ये दोनों बैचेस एक समय में पूर्ण होती है। इससे हमको क्या दिखाना था कि भले ये जीव एक बैच में नहीं आए थे, अलग अलग बैच में आए थे, फिर भी मरण को एक साथ प्राप्त हुए। क्यों? क्योंकि दोनों की आयु एक साथ पूर्ण हो गई। तो पहला बैच क्या आएगा और तीसरे वो, ऐसा जरूरी है कि दोनों साथ में ही जाएंगे? जरूरी तो कुछ, इतनी आयु होगी तो जरूरी तो कुछ भी नहीं है, जरूरी तो कुछ भी नहीं है ना। देखो, पहली बैच जब आयु पूर्ण करती है, या पहली का तो उदाहरण छोड़ो, 8 नंबर की बैच जब आयु पूर्ण कर रही है, तो उस समय में बाकी उनके पहले जन्मे हुए या फिर उनके बाद में जन्मे हुए, ऐसी बहुत सारी बैच हो सकती है कि उनकी आयु उसी समय में पूर्ण हो रही है। हो सकता है ऐसा पांचवा बैच वाला, छठा बैच वाला भी हो सकता है पहले देखो, के साथ में, उदाहरण अगर आयु कम है। एक उदाहरण ले लो, कोविड के समय बहुत सारे जीव एक साथ मरण को प्राप्त हो रहे थे, है ना? अब मान लो एक हॉस्पिटल है, उसमें सोमवार के दिन कोई भर्ती हो गया, 4 दिन के बाद में दूसरा पेशेंट भर्ती हो गया,
10 दिन के बाद में कोई भर्ती हो गया। 3 हफ्ते के बाद जब हमने देखा तो 3 हफ्ते के बाद में 3 पेशेंट एक साथ एक समय पर मरण को प्राप्त हो गए। अब उसमें से कोई कल ही भर्ती हुआ था, कोई 1 हफ्ते पहले भर्ती हुआ था, कोई 3 हफ्ते पहले भर्ती हुआ था। मतलब 3 हफ्ते पहले भर्ती हुआ है वो पहले निकल जाएगा मरण करके या फिर डिस्चार्ज लेके, ये जरूरी नहीं है कि सभी उसी प्रकार से चले जाए। ठीक है ना, ऐसे समझना। और दूसरा ये कि मतलब जो 100 वर्ष की आयु है एक स्कूल की, और नर्सरी से 10th तक की क्लास है, तो 10th वाले की तो 100 वर्ष की आयु पूरी हो जाएगी, मतलब मानो, इसलिए वो 10th पास हो जाएगा और निकल जाएगा। तो जो पहली पढ़ रहा है वो उसकी भी 100 वर्ष की गिनी जाएगी। वो उदाहरण हमने पर्याप्ति की अपेक्षा से दिया था। किसकी अपेक्षा से? कि वो वहां पर 10 वर्ष रहा है, पहली बैच वाला 10 वर्ष रहा है, तो वो क्या कहेगा, ये लोग मेरे सहपाठी है, जब तक मैं स्कूल में पढ़ रहा था ये लोग भी यहाँ पढ़ रहे थे, कोई 8वीं में पढ़ रहा था, कोई पहली में पढ़ रहा था, किंतु पढ़ने की अपेक्षा इस वर्ष से इस वर्ष तक हम इस स्कूल के छात्र थे। मतलब तो लेकिन स्कूल के वो छात्र जो पहली पढ़ रहा है, सुनो पहले, स्कूल के छात्र होने की अपेक्षा उनमें समानता बन रही कि नहीं बन रही है? कितने साल सब लोगों ने एक समान काल के लिए उस स्कूल के छात्र नहीं थे, अलग अलग काल के लिए थे, किंतु बिल्कुल भी वो एक समान, एक कार्यकाल अगर देखा जाए, एक टाइम देखा जाए, एक वर्ष से उस वर्ष तक देखा जाए, तो उस वर्ष तक ये सभी स्कूल के छात्र थे। उस अपेक्षा से वो सब क्या कहलाते हैं, तो तक वो प्राप्त हो जाएंगे। समान। तो पर्याप्ति उनकी मतलब पूरी हो जाएगी, 10वीं पास तब पूरी होगी, ऐसा गिनेंगे कि वो पर्याप्ति एक समय में एक साथ हो रही है। चीज को कुछ आपको मैं नियम बता दूं, जितने भी आगे भी प्रश्न पूछने वाले सबको एक नियम बता दूं। पर्याप्ति हर एक जीव का अपना वैयक्तिक विषय है, जैसा आयु प्रत्येक जीव का वैयक्तिक विषय है। वैयक्तिक का अर्थ क्या मैं कहता हूं, कम ज्यादा हो सकती है, ठीक है। वैसे अगर आप एक बैच में अगर आपने जन्म लिया है तो आपकी पर्याप्तियां समान कर्मोदय की वजह से एक साथ शुरू तो होगी एक बैच की अपेक्षा, किंतु अलग अलग बैचेस की अपेक्षा से उन्हीं के साथ में इनकी पर्याप्तियां पूर्ण हो ये नियम नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। तो जिन जिन जीवों की पर्याप्तियां एक साथ पूर्ण होती है, भले वो किसी भी बैच के हो, उनको कहा जाता है, उनकी अपेक्षा से यह कथन है कि अनंत जीव एक साथ पर्याप्ति को पूर्ण करते हैं। इसी प्रकार भले जन्म आपने कभी भी लिया हो, किंतु मरण के समय कुछ कुछ जीव, कुछ कुछ बैचेस एक साथ अपनी आयु को पूर्ण करेंगे। उन सभी बैचेस की अपेक्षा से वर्णन है कि अनंत अनंत जीव एक साथ मरण को प्राप्त होते हैं। और 10 समय में भी जन्म की अपेक्षा पहले समय में या किसी भी समय में अनंत अनंत जीव एक साथ जन्म लेते हैं, उनकी अपेक्षा अनंत जीव एक साथ जन्म को प्राप्त होते हैं। विवक्षा मतलब किसी चीज की 10 समय में भी पर्याप्ति पूर्ण हो सकती है। ये इसी को हमने जगन्य निवृत्त पर्याप्त काल कहा। इसलिए जगन्य में भी हो तो सकती है, 10 बिल्कुल हो सकती है, इसीलिए उनको लिया। अगर 10 समय ये आपका जगन्य निवृत्त पर्याप्त काल है, तो किसी भी बैच को आप ये नहीं कह सकती कि वो 5 समय में पूरी कर सकता है, नहीं, क्योंकि एक बार सिद्धांत बन गया क्या, ये जगन्य निवृत्त पर्याप्त काल है। तो जगन्य, इसीलिए आचार्य भगवान ने शब्द क्या लगाया कि जीव एक निगोद शरीर में निगोदिया जीव निरंतर उत्पन्न होते हैं, फिर सांतर के बाद फिर से निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं, और ये तब तक उत्पन्न होते हैं जब तक जगन्य निवृत्त पर्याप्त काल शेष ना रहे। ये किसकी अपेक्षा से वर्णन है, एक साथ पर्याप्तियां पूर्ण करने वाले जीवों की अपेक्षा से यह वर्णन है। और ऐसा वर्णन करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि साधारण जीव एक साथ पर्याप्ति को पूर्ण करते हैं। तो कौन से पूर्ण करते हैं, ये वाले करते हैं। सभी करे होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि काय स्थिति कितनी है, बहुत लंबी है। पर्याप्ति का काल कितना है, अंतर्मुहूर्त है। अंतर्मुहूर्त से ज्यादा अगर काय स्थिति है
तो इसका मतलब क्या हो गया, काय स्थिति जब तक है तब तक जीव आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे, और जो आते रहेंगे अपने अपने हिसाब से पर्याप्ति पूर्ण करते रहेंगे। तो सभी के सभी जब तक काय स्थिति बनी हुई है उस निगोद शरीर की, तब तक जितने जीव उसमें उत्पन्न होंगे सभी के सभी जीवों की पर्याप्ति एक साथ पूर्ण नहीं हो सकती है। तो किस प्रकार से हो सकती है, तो जो जगन्य निवृत्त पर्याप्त काल है, विवक्षित बैच से जगन्य निवृत्त पर्याप्त काल शेष रहने तक जिन जिन जीवों की होती उनकी अपेक्षा से यह वर्णन किया। ठीक है दीदी, निशा दीदी आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया आपको? चलिए जेटी गंगवाल जी। नमस्ते आचार्य श्री, वंदना भैया जी। इसका मतलब ये हुआ कि जो अपना स्टेटमेंट है कि अनंत जीव एक साथ जन्म लेते हैं, अनंत जीव एक साथ आहार लेते हैं, अनंत जीव एक साथ मरते हैं। तो इसका मतलब ये जो अनंत अनंत है ये अलग अलग है। वही जो एक साथ अनंत जन्म लिए है वही अनंत एक साथ आहार करते हैं, ऐसा नहीं है, या वही एक साथ अनंत पर्याप्त पूरी करते हैं। जो एक साथ जन्मे हैं वो तो करेंगे ही करेंगे, इसके साथ साथ में दूसरे अनंत जो एक साथ जन्म लिए वो सब एक साथ पर्याप्ति पूर्ण करेंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता ना। एक साथ जन्म लिए उनकी पर्याप्त काल अलग अलग हो सकता है। पहली बैच जो है उसमें अनंत, उन सबकी पर्याप्त एक साथ शुरू हुई, उनकी नियम से एक साथ पूर्ण भी होगी। नहीं समझा। पहली बैच है तो 3 नंबर की बैच है, 3 नंबर की बैच में अनंत जीव आए। अब मैं सिर्फ 3 नंबर की बैच पर विचार करूंगा। 3 नंबर की बैच में जो अनंत जीव आए हैं उनसे एक साथ पर्याप्ति शुरू हो जाएगी और एक साथ पर्याप्ति खत्म हो जाएगी नियम से। ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके लिए है, साथ में बैचेस भी इनकी बराबरी कर सकती है। ठीक है, तो एक बैच में जो अनंत जीव आए हैं वो अनंत जीव एक साथ पर्याप्ति पूरा करेंगे, पूरा करेंगे ही करेंगे, वो तो नियम, और उसके साथ वो भी करेंगे, क्योंकि पर्याप्ति पूर्ण करने के लिए तो हमें लगता ही। ठीक है, चलिए। एक बैच में जो जिसकी पर्याप्त मतलब उत्कृष्ट काल लेंगे तो वो सारे उत्कृष्ट काल लेंगे। देखो एक बैच के एक बात मैं समझना चाहता हूँ आप लोगों से। एक मिनट आपको जी, आपकी आवाज पीछे से आ रही है। देखो, क्या ये इतना समझना कॉम्प्लिकेटेड है? बस एक चीज को आपको याद रखना है, जीव एक साथ वर्ण कर सकते हैं, जीव एक साथ जन्म ले सकते हैं, जीव एक साथ पर्याप्ति पूर्ण कर सकते हैं। 3 चीजें हैं। और जब आप एक साथ शब्द लगाते हो इसका मतलब है यहां पर समय की विवक्षा है, यहां पर टाइम रिलेटेड चीज चल रही है। मतलब अगर एक समय अगर हम लोग निर्धारण करेंगे तो इस समय में एक साथ मरने वाले जीव, इस समय में एक साथ जन्मने वाले जीव, इस समय में एक साथ पर्याप्ति पूर्ण करने वाले जीव। अब चूंकि एक साथ एक बैच में एक समय में अनंत जीव जन्म लेते हैं, तो वो जो एक साथ जन्म लेते हैं वो तो एक साथ मरेंगे ही मरेंगे, उसके साथ में उस समय में जो अलग अलग जीवों की आयु पूर्ण होगी वो भी तो मरेंगे। आप स्मशान में कभी आपने देखा है क्या कि अगर मान लो आज जो पैदा हो गया है उसकी 70 वर्ष की आयु हो गई और 70 वर्ष की आयु के बाद मर गया, और उसके दूसरे दिन जो पैदा हो गया था इसके बिल्कुल दूसरे दिन ही मर जाएगा, तीसरे दिन जो पैदा हो गया था उसके तीसरे दिन ही मर जाएगा, ऐसा कभी देखा है क्या? नहीं। तो कोई 50 वर्ष का हो सकता है, कोई 20 वर्ष का भी हो सकता है, कोई 6 महीने का बालक हो सकता है, मरे एक ही दिन। तो क्या कहेंगे, इस दिन इतने इतने लोग मर गए, एक साथ वर्ण को प्राप्त हुए कि नहीं हुए उस दिन की अपेक्षा से। जन्मे कब थे? कभी भी जन्म सकते हैं। पर चूंकि निगोदिया जीव में एक विशेष बात होती है, जन्मते अनंत ही है, अकेला नहीं जन्मता, इसलिए वहां पर अनंत 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 शब्द लग जाता है। ठीक है, चलिए अर्चना दीदी, अंतिम प्रश्न, समय पूर्ण हो चुका है, वैसे ज्यादा ही हो चुका है, जल्दी से अंतिम हाँ प्रश्न। भैया जी, एक चीज जैसे ये आपने जो समझाया वो तो क्लियर हुआ कि एक साथ जन्मते हैं, एक साथ मरते हैं और एक साथ ही उनकी पर्याप्ति पूरी होती है। लेकिन मेरा ये कहना, मान लीजिए एक बैच आया है ना, उसकी पर्याप्ति शुरू एक साथ हो गई, तो हर एक जीव की पर्याप्ति का टाइम, जैसे अपन ने पहले 100 समय लिया था, तो किसी का उसी बैच में किसी का 70 हो सकता है, किसी का 90 हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता क्या?
नहीं हो सकता, समान कर्मोदय की वजह से नहीं हो सकता। ये साधारण जीवों के बारे में विशेषता है। अच्छा, तो जो दूसरा बैच आएगा उसका भी मतलब पर्याप्ति का टाइम वो 10 आवली जो 10 समय है उसके अंदर ही, मतलब उसके पहले वाला ही रहेगा और पूरी- मरने का काल एक साथ हो जाएगा सबका, पूरी जो बैच 10 वाले से आए। वो 10 समय पूरी की पूरी बैच को लग जाएंगे। जैसे आज हाँ, उस बैच के अनंत जीवों की आयु बिल्कुल समान है। अच्छा, सबकी आयु एक साथ समान शुरू होती है, एक साथ सब खत्म भी होती है, और सबका आयु कर्व उतनी ही स्थितिबंध के साथ में आया है। तो ये बहुत ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है कि सीधे मतलब साधारण जो नाम कर्म वाले जीव हैं एक साथ जन्मते हैं, एक साथ पर्याप्ति पूरा करते हैं, अब उसके साथ कोई भी बैच आके एक समय पे मर जाए, जैसे आपने बोला कि 50 साल वाला, 20 साल वाला, 6 महीने वाला पैदा कभी भी हुआ, मर गया इस समय, एक साथ पर्याप्ति उसकी भी पूरी हुई, उसकी भी पूरी हुई, ऐसा समझ सकते हैं क्या? तो ये आचार्य बाबू ने यही तो बात कर रहे हैं। आचार्य बाबू ने शब्द जो लगा दिया, अनंत जीव एक साथ जन्म लेते हैं, अनंत जीव एक साथ मरते हैं। अब वो एक बैच के तो होंगे ही होंगे, किंतु एक बैच के दूसरे अलग भी अलग बैच बैच के के भी हो हो सकते हैं, सकते हैं। अलग अलग भी बैच के हो सकते हैं। ऐसे ही लगा देना, बस खत्म हो गई बात। जी ठीक है, चल। जी। तो इस प्रकार से ये आज पर्याप्ति का प्रकरण भी हमने यहाँ पर पूर्ण कर लिया। अब यहां से आगे जो है वो ये जो जीव है, ये निगोद शरीर में तो अनंत जीव अनंत जीव अनंत जीव आ रहे हैं, किंतु ये किसके आश्रय से होते हैं, फिर वो किसके आश्रय से होते हैं, और जो प्रत्येक वनस्पति है उनके साथ में संबंध लगाने की प्रक्रिया कल से शुरू हो जाएगी। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।